हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का इस नए बैच में वेलकम है। एक बार ज़रा मेरे एस्पिरेंट्स मुझे क्लियर करेंगे कि मेरी वॉइस आप सभी तक क्लियर है या नहीं। ओके गाइज, ओके, गॉट इट। हाँ, सभी को गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज़ आप सभी तक पहुंच रही है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। माँ सरस्वती का नाम लेते हुए बैच को स्टार्ट करते हैं। पहले 2 मिनट आपके मुझे चाहिए होंगे उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए जो आप सभी के मन में लगातार चलते रहते हैं और आप क्लास के बीच में पूछ बैठते हैं कि सर पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड होगी, सर वो कैब कब होगी, होगी भी या नहीं होगी, सर हम इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्या इस एग्ज़ाम के लिए ये कोर्स सफिशिएंट है या फिर किसी बुक को लें लें तो फिर कौन सी बुक लें, किससे प्रैक्टिस करें। इन सभी क्वेश्चंस को हम पहले काउंटर कर लेते हैं ताकि पढ़ते हुए किसी भी तरह का डिस्टरबेंस ना हो, क्योंकि और बच्चे तो आएंगे नहीं बीच में। जो बच्चे आने आ चुके हैं अब एनरोल होना बंद हो गए हैं, तो ये पूरा परिवार एक जगह बैठा हुआ है अभी, तो यहीं पे सारी चीज़ें कवर कर लेते हैं ताकि हम पढ़ते हुए और पढ़ाते हुए केवल चीज़ों को समझ पाएँ जिनकी हमें ज़रूरत है। ठीक है, शुरू करें। ओके गाइस, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ये सब्जेक्ट नहीं है। ये बात आप सभी लोग जानते हैं, जो नहीं जानते थे वो अब जान गए हैं। लैंग्वेज होने की वजह से हम किसी भी रूल को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि लैंग्वेज कोई भी हो वो रूल्स से नहीं चलती है, वो कंसेप्ट्स पर और सेंस के अकॉर्डिंग चलती है। आप सभी लोग हिंदी को जो अच्छे से जानते हैं, हिंदी में आज तक आपने कोई रूल नहीं पढ़ा है। अगर आपके सामने कोई नियम आया भी होगा तो उसकी वजह भी आपको पता होगी। तो वही कहानी इंग्लिश के साथ भी है। अगर कोई रूल आया है तो उसके पीछे की वजह क्या है, जड़ क्या है, उसी को हम कंसेप्ट बोलते हैं। कोई भी रूल अगर बना है तो वो क्यों बना है, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, उसी को हम कंसेप्ट बोलते हैं। उन्हीं सारी चीज़ों की बात हम करेंगे। जो बच्चे मेरे बारे में जानते हैं उन्हें पता है कि रूल से हम नहीं पढ़ते हैं। जो बच्चे नहीं जानते हैं, जो हमारे साथ नए हैं, वह सभी इस बात को जान गए हैं। गाइज, एक बात पूछूं आपसे, अगर आपको युद्ध लड़ना हो लेकिन आपको ये नहीं पता कि सामने वाले जो दुश्मन के पास हथियार कौन से हैं और हमें कौन से हथियार ले जाने हैं, तो क्या आप युद्ध जीत पाओगे या युद्ध को अच्छे से लड़ पाओगे? आप सभी का आंसर होगा नहीं सर। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि सामने वाले दुश्मन पर हथियार कौन से हैं, किस तरह के हैं, और उन्हें काउंटर करने के लिए, उनसे जीतने के लिए हमें कौन से हथियारों की ज़रूरत पड़ेगी। यस और नो? कहना मैं ये चाहता हूँ, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि हम जो पढ़ रहे हैं इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन से वो हथियार हैं जिनसे हम इस जंग को लड़ सकते हैं, तब तक आप जंग में अच्छे से नहीं लड़ पाओगे। जीतना और हारना तो दूर की बात है। तो पहले हम सिलेबस को जानते हैं। जाहिर सी बात है, हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ लिटरेचर की बात नहीं होगी, उसी पैटर्न की बात होगी, उसी सिलेबस की बात होगी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हमसे पूछा जाता है, टू द पॉइंट। आइए शुरू करते हैं। हम 3 सेक्शन में इसके सिलेबस को तोड़ देते हैं। पहला होता है हमारे पास ग्रामर, सेकंड हमारे पास होगा वोकेबलरी, और थर्ड होगा कॉम्प्रीहेंशन। जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं, एक भी बात से घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको इंग्लिश अच्छे से समझ में आएगी। हम बेसिक टू एडवांस करेंगे, उन्हीं सारी चीज़ों को मैं डिस्कस कर लेता हूँ। कौन कौन सी चीज़ें हमें करनी होंगी, कहाँ से हम शुरुआत करेंगे, कहाँ तक लेके जाएंगे। हम जब ग्रामर की बात करते हैं बच्चे, तो हम इसे 2 मोड में पढ़ते हैं, एक डेस्क्रिप्टिव मोड, दूसरा फंक्शनल मोड। हाँ, किसी बच्चे ने लिखा है कि सर नोट्स हमें यही बनाने हैं जो आप हमें बता रहे हैं। हाँ, आपको बिल्कुल यही नोट्स बनाने हैं, इसीलिए आपको मैं यहाँ इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ ताकि लिखते हुए टाइम ना जाए। अक्सर मैं ऐसा करता हूँ, जब क्लासेस में होता हूँ तो ऐसा नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब हम बैचेस पढ़ाते हैं ऑनलाइन तो हम इसी तरीके से तैयार कराता हूँ मैं, खासकर क्योंकि देखो, अगर मुझे इसी लाइन को लिखना हो जो ऊपर लिखा हुआ है, इंग्लिश, उसके बाद सिलेबस, ग्रामर, तो लिखूंगा तो मैं वही ना, यही चीज़ें मुझे लिखनी थी ना, लेकिन मैं पहले से लिख कर लाया तो मैंने जल्दी इस काम को कर दिया। आपको इस वीडियो को पॉज करके आसानी से नोट करने हैं चीज़ें। अब आपका टाइम बच रहा है। पहली लाइन लिखने में कम से कम 1 मिनट लगाता मैं, उसके बाद इस चीज़ को समझाता, तो वो 1 मिनट आपका बचा है। कोर्स जल्दी ख़त्म हो जाएगा। समझ रहे हो? शुरू करते हैं फिर से।
ग्रामर को हम दो मोड में पढ़ते हैं, एक डेस्क्रिप्टिव मोड में, दूसरा फंक्शनल मोड में। ये मोड क्या क्या है? डेस्क्रिप्टिव मोड उसे हम बोलते हैं जिसमें टेंस और उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स कवर किए जाते हैं। जैसे क्वेश्चन टैग हो गया, जैसे वॉइसेस हो गया, जो बच्चे नए हैं वॉइसेस को नहीं जानते हैं, एक्टिव पैसिव के नाम से आप जानते हो उसे। नरेशन हुआ जिसे हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के नाम से जानते हैं। ये सारी चीज़ें टेंस से रिलेट करती हैं, तो हम इसे रखते हैं डेस्क्रिप्टिव मोड में। दूसरा होता है फंक्शनल मोड। अब ये मोड क्यों डिवाइड कर किए गए हैं, ये बातें आपको आगे चल कर पता चलेंगी, जिसमें हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच एक वर्ड का टाइप है। एक वर्ड जो हम पढ़ते हैं उसके टाइप कौन कौन से होते हैं, उन्हीं को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। वो इंग्लिश में 8 होते हैं। इतनी बात क्लियर है, बेसिक सी बात है। दूसरा सेक्शन है हमारे पास वोकैबुलरी का, जो वास्ट है, जो बहुत बड़ा है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इसका एक ही मूल मंत्र है बच्चे, ये जेन्युइन तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप इसका रिवीजन करोगे, आपकी वोकैबुलरी बढ़ती चली जाएगी, आपकी वोकैब पावर इंक्रीज होती जाएगी, मजबूत होती जाएगी। आपने प्रैक्टिस छोड़ दी, रिवीजन छोड़ दिया, आप चाहे कितनी भी ट्रिक याद कर लेना, एक भी वर्ड आपको एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलेगा। ये सच्चाई है। एक तरीका ये है कि ट्रिक से आपको बताऊं, आपको लगे कि सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, सारे वर्ड्स याद होते जा रहे हैं। आप जिस दिन एग्ज़ाम में पहुंचोगे, उनमें से एक भी वर्ड आपके सामने नहीं रखा हुआ मिलेगा। उस दिन आप अपने आप को भी और मुझे भी गालियां दोगे, लेकिन उन गालियों से होगा कुछ नहीं, क्योंकि टाइम आपके हाथ से जा चुका होगा। मैं वो काम नहीं करता हूँ। बोरियत हो सकती है आपको प्रैक्टिस करने में, वर्ड्स पढ़ने में, लेकिन वही तरीका है। या तो आज छोड़ देना चाहिए आपको, या फिर इस तरीके को अपना लेना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्टिंग बनाना ट्रिक से आसानी से बन सकता है, लेकिन वो तरीका गलत है। एक भी वर्ड आपको नहीं मिलेगा उससे, ठीक है। कुछ जेन्युइन तरीके हैं जिन पर हम बात करेंगे, जैसे एक रूट वर्ड मेथड है, इससे आपको फ़ायदा होगा। इसकी हम बात करते हैं, अक्सर मैं बात करता हूँ इसकी, अक्सर इससे पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो इसका हम डिस्कशन करेंगे। दूसरा निमोनिक्स है, जिसे मैं अक्सर कहानियाँ बना बना कर बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स तैयार करा देता हूँ। द हिंदू के न्यूज़पेपर से लाइव आपके सामने एक कहानी बनाकर आपके सामने रख दी जाएगी, और वहाँ से सारे वर्ड्स कवर हो जाएंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, जो आपके हाथ में है, जो आप ही कर सकते हो केवल, वो है इसकी प्रैक्टिस। आपने आज 40 वर्ड्स पढ़े, उनकी प्रैक्टिस आप लगातार करते रहोगे, आपके दिमाग में ये वर्ड्स रहेंगे। आप प्रैक्टिस छोड़ दोगे, आपके दिमाग में ये वर्ड्स नहीं रहेंगे। वोकैबुलरी में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। इसे कुछ बच्चे एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स बोलते हैं ना, गलत प्रोनाउंसिएशन है। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, एंटोनिम्स नॉट एंटोनियम्स, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा सा आपको फोकस रखना है, क्योंकि आप पढ़े लिखे बच्चे हो, ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। एक अनपढ़ इंसान सिनोनियम्स बोलता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसे इतना ज्ञान नहीं है, बट आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए, आप लगातार पढ़ रहे हो। फ्रेजल वर्ब्स एंड स्पेलिंग टेस्ट, ये सारी चीज़ें आपके एग्जामिनेशंस में पूछी जाती हैं। कहीं स्पेलिंग टेस्ट आएगा तो कहीं नहीं आएगा। बाकी के बचे जो 4 पार्ट हैं, उनमें से हर एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके बाद है कॉम्प्रीहेंशन। अगर हम सीजीएल मेंस की बात करते हैं, या फिर हम बैंकिंग के प्री और मेंस दोनों की बात करते हैं, या फिर हम कहीं भी ऐसे एग्ज़ाम की बात करते हैं जहाँ डेस्क्रिप्टिव होगा, जहाँ हमें लिखना भी पड़ता है, उसमें ये कॉम्प्रीहेंशन वाला पार्ट बेहतरीन रोल प्ले करता है, जिसमें हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जिसे हम पैसेज के नाम से जानते हैं, या आरसी हम बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो पढ़ेंगे। क्लोज टेस्ट को हम पढ़ेंगे। पैराजम्बल्स, जिसे हम रीअरेंजमेंट के नाम से जानते हैं, वो पढ़ेंगे। जो बच्चे एकदम नए हैं हमारे साथ, जो इसकी नॉलेज नहीं रखते हैं पैसेज क्या होता है, तो एक आपको पैराग्राफ दिया जाएगा इंग्लिश में लिखा हुआ, नीचे 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। कई बार बैंकिंग में 7 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, और आपसे ये पूछा जाएगा बताइए इनके आंसर क्या है। अभी तक आप एकेडमी में ये पढ़ के आए हो, एक पैराग्राफ लिखा है, आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन की लाइन मैच करती थी किसी पैराग्राफ के साथ, कहीं अंदर किसी लाइन के साथ, वहीं से बस आपने आंसर लिखना होता था। यहाँ कोई भी लाइन, कोई भी वर्ड मैच नहीं करेगा, वो सारी चीज़ें अलग होंगी। बस यही सारा खेल है। उसके बाद भी आपको समझ के आंसर देने होंगे, चीज़ें सारी वही हैं। क्लोज टेस्ट क्या होता है, एक पैराग्राफ लिखा हुआ होगा, इसमें से कुछ वर्ड्स उठा लिए जाएंगे, यहाँ से उठाकर नीचे ऑप्शन बनाकर दे दी जाएंगे, बाकी अदर वर्ड्स के साथ मिक्स करके आपको ये बताना होगा कि कौन सा वर्ड यहाँ से हटाया गया है।
एग्जैक्ट वर्ड बताइए, वो इन 5 में से या इन 4 में से कौन सा रखा जाएगा। पैराजम्बल्स भी वही है, रीअरेंजमेंट जिसे हम बोलते हैं। एक पैराग्राफ के 4 या 5 सेंटेंसेस हैं, बैंकिंग की बात करें तो 5 हैं, बाकी एग्ज़ाम्स की बात करें तो कहीं 3 आएंगे कहीं 4 आएंगे। उन सारे सेंटेंसेस को आगे पीछे करके रख दिया जाएगा पैराग्राफ के, आपको ये बताना होगा इनमें पहला कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा। खैर ये तो बात हो गई जो बच्चे बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्हें नॉलेज नहीं है। जो नॉलेज रखते हैं इस बात की, उन्हें इस सबका ज्ञान है। अब हम बात करते हैं ये बैच किस एग्ज़ाम के लिए होगा। आप पढ़ सकते हो, आपके सामने लिखा है। कोई भी एग्ज़ाम हो हम सबके लिए तैयार करेंगे इस बैच को। हम इसमें इंग्लिश कवर करेंगे A to Z, ठीक है। अगर आप SSC वाले बच्चे हैं, बैंकिंग वाले बच्चे हैं, फ़र्क नहीं होता है, इंग्लिश वही होती है, लेकिन फ़र्क पैदा होता है यहाँ जब हम प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि जो पैराग्राफ की अभी मैं बात कर रहा था, आपको RC की मैं बात कर रहा था, या रीअरेंजमेंट की मैं बात कर रहा था, या स्पोर्टिंग एरर्स की भी क्यों ना बात करें हम, बैंकिंग की जब बात करेंगे तो उसमें अलग लेवल होगा, SSC की बात करेंगे तो उसमें अलग लेवल होगा, डिफेंस की बात करेंगे अलग लेवल होगा, टीचिंग एग्जाम्स की बात करेंगे तो और अलग लेवल होगा। लेकिन नाउन प्रोनाउन जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो तो वही पढ़ने वाले हैं हम। तो हम A to Z पढ़ने वाले हैं हर टॉपिक को, पूरे ग्रामर वाले सेक्शन को, कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन को, वोकैब सेक्शन को। लेकिन जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो फिर हम सेपरेट हो जाएंगे, हम फिर एग्ज़ाम वाइज चलेंगे। बैंकिंग की बात कर रहे होंगे तो बैंकिंग की अलग लेक्चर्स आपके सामने होंगे, SSC की बात कर रहे होंगे तो SSC के अलग लेक्चर्स होंगे। SSC का लेवल अलग डिस्कस किया जाएगा, बैंकिंग का लेवल अलग डिस्कस किया जाएगा। पॉइंट क्लियर है ना। लेवल की बात करें, आपके सामने लिखा हुआ है बेसिक टू एडवांस। कई बार इसे हंसी मजाक में 0 to हीरो बोल देते हैं, ठीक है। हम बिल्कुल 0 से शुरू करेंगे और जहाँ तक आपको ज़रूरत है वहाँ तक लेकर जाएंगे। बैच ड्यूरेशन जो होगी वो अराउंड 100 आवर्स होगी, 100 घंटे। अब मान लो एक दिन में 2 घंटे की वीडियो आपको मिल गई तो फिर वो एक लेक्चर काउंट नहीं होना चाहिए। इस वजह से मैंने यहाँ लेक्चर्स नहीं लिखा है, यहाँ आवर्स लिख दिया गया है। तो यहाँ 100 आवर्स का ये कंप्लीट पैकेज होगा। वोकेबलरी सेशंस जो होंगे वो इस 100 से अलग होंगे। कुछ बच्चों के दिमाग में होगा यार इंग्लिश तो 50 to 60 में कवर हो जाती है। हाँ हो जाती है, ये बात सच है, लेकिन हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब आपको ये भी बताने वाला हूँ कि ये चीज़ आई कहाँ से है, स्कोर कैसे करना है, ये सारी चीज़ें इसी के अंदर हैं, प्रैक्टिस सेशन इसी के अंदर हैं। तो आइए गाइस अब शुरू करते हैं। बहुत हो गई ये बातें, अब सिलेबस को डिस्कस करने के बाद हम बैच पर आते हैं, अपनी पढ़ाई पर आते हैं, ठीक है। एक रूल है पढ़ने का, क्या, जब हम समझ रहे हो तो हमारा पेन चल नहीं रहा होना चाहिए। जब हम समझ लें तबीयत से, उसके बाद हम पेन को चलाएं। उम्मीद करता हूँ बच्चे आप समझदार हैं, आप बात को समझ गए होंगे। तो आइए गाइस शुरू करते हैं। इंग्लिश एक लैंग्वेज है जैसा मैंने अभी आपको बताया, तो इसमें रूल्स का कोई काम नहीं होगा, इसमें केवल कंसेप्ट्स का और सेंस का ही काम होगा, ठीक है। ताकि हमें चीज़ों को मगअप ना करना पड़े। मगअप का मीनिंग आप नोट कर लेना अगर आप नहीं जानते हो, तो इसका मीनिंग होता है रटना, ताकि हमें रटना ना पड़े। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, आप बहुत सारी बुक्स का मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में जिसमें आपको रूल्स देखने को मिल जाएंगे। रूल नंबर 1 2 3 4, उसके बाद आपको एक्सेप्शन भी देखने को मिल जाएंगे। लेकिन मैं और बहुत सारे ऐसे टीचर्स जो मेरे गुरु भी हैं वो भी ये क्यों कहते हैं कि रूल की कोई जगह नहीं है लैंग्वेज में। उसका एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, प्रैक्टिकली चीज़ों को हम सीखते हैं। एक सेंटेंस आपके सामने है बच्चे, सेंटेंस है आई हैव नेवर मेट यू हेयर। आई हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ, हैव हमारे सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब हुआ, नेवर हमारे सेंटेंस का एडवर्ब हुआ, मैट हमारे सेंटेंस में वर्ब है, यू हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हुआ, हेयर अगेन हमारे सेंटेंस का एडवर्ब हुआ। अब ये मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया, यही सारी चीज़ें हमें पढ़नी होंगी। खैर हम जानते हैं हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है। क्या इस सेंटेंस में कोई एरर है, कोई मुझे बताएगा ये सेंटेंस ठीक है या फिर ये सेंटेंस गलत है। हरी अप, जल्दी से अपने कमेंट कीजिएगा।
एक बच्चे ने लिखा है सर ये सेंटेंस रॉन्ग है, बाकी सभी का आंसर आ रहा है सर सेंटेंस सही है। राइट राइट राइट, ओके 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 ओके। गाइस इस सेंटेंस के अगर हम रूल को देखें, रूल के हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं तो ये सेंटेंस ठीक है। हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, वो ठीक लिखी है। वर्ब से पहले एडवर्ब आएगा, नेवर एडवर्ब वर्ब से पहले लिखा है मैट से, वो भी ठीक लिखा है। अकॉर्डिंग टू द रूल ये सेंटेंस ठीक होना चाहिए। बट ये सेंटेंस और ये सेंटेंस पूछा जा चुका है बच्चे, एग्जैक्ट ये सेंटेंस नहीं था, मतलब इस कंसेप्ट को लेकर, इस बेस को लेकर एक सेंटेंस पूछा जा चुका है, ये सेंटेंस रॉन्ग है। अब आपके दिल पर बहुत तेज़ से झटका लगा होगा, ये बात सच है। जिस बच्चे ने कहा था कि ये रॉन्ग है, बस उस बच्चे को थोड़ी सी शांति मिली होगी। अब पता नहीं वो तुक्का लगाया उन्होंने या फिर उन्हें वजह पता है। खैर मैं उस पर डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। एक और आपके सामने सेंटेंस लिखा है इसी के जैसा, आई हैव नेवर मैट यू हियर बिफोर। एक एक्स्ट्रा वर्ड यहाँ लिखा है बिफोर। अब मैं दोनों सेंटेंसेस को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ये कहना क्या चाहते हैं दोनों सेंटेंस। बहुत ध्यान से समझना बच्चे, बड़े ठंडे दिमाग से समझना। यही सारी इंग्लिश है। वहाँ लिखा है आई हैव नेवर मैट यू हेयर, मैं आपसे यहाँ कभी नहीं मिला। मैं यहाँ आपसे कभी नहीं मिला, इस बात को समझो। ये हो आप और ये हूं मैं। ये मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपसे यहाँ, यहाँ मतलब इस जगह, हेयर लिखा हुआ है ना, कभी नहीं मिला। अरे मिल तो लिए, अभी तो हम दोनों मिल रहे हैं ना, तो हम ये कैसे कह सकते हैं यहाँ आपसे कभी नहीं मिला। अगर हम पास्ट की बात कर रहे हों, ये कह रहे हों कि मैं आपसे यहाँ कभी नहीं मिला था, तो बात सही थी। बट हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं वहाँ। जो बच्चे अभी ये नहीं जानते प्रेजेंट है या पास्ट है, उन बच्चों के लिए आगे चल के सारी चीज़ें कवर होंगी। पहला चैप्टर हमारा टेंस ही होगा, तो परेशान ना हो। फिलहाल जो मैं अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उस बात को कैच करें। मैं आपसे यहाँ कभी नहीं मिला, मैं आपसे यहाँ कभी नहीं मिला था, तो ये पास्ट हुआ। अभी कभी नहीं मिला, तो ये प्रेजेंट हुआ। तो जब हम आपसे मिल लिए, आपके सामने मैं खड़ा हूँ, आप मेरे सामने खड़े हैं, तो हम तो मिल लिए ना दोनों। मैं तो आपसे मिल लिया ना, तो मैं ये कैसे कह सकता हूं मैं आपसे यहां कभी नहीं मिला। हाँ मैं आपसे कभी नहीं मिला था इससे पहले ना, अब तो मिल चुका हूं। इस वजह से ये सेंटेंस गलत है। इस सेंटेंस को ऐसे लिख दिया गया, आई हैव नेवर मैट यू हेयर बिफोर, मैं इससे पहले यहां कभी नहीं मिला आपसे। मैं आपसे पहले यहां कभी नहीं मिला, पहले ना, हाँ तो ये बात सही है, पहले कभी नहीं मिले। अब ये सेंटेंस ठीक है। कैसे आप इसे रूल से बता सकते हो कि ये सेंटेंस रूल के अकॉर्डिंग चल सकता है? अब यहाँ आप ये कह सकते हो ये एक्सेप्शन है, या फिर एक नया रूल बना सकते हो। अगर सेंटेंस में बिफोर आएगा तो ठीक होगा, बिफोर नहीं आएगा तो ठीक नहीं होगा। तो ये बात तो ऐसे तो रूल बनाते बनाते आपकी ज़िंदगी निकल जाएगी। आपके बच्चे भी रूल ही बना रहे होंगे, ऐसे तो हर चीज़ में रूल बन जाएगा। समझ रहे हो? इसलिए हम रूल्स को ख़त्म कर देते हैं जब हम लैंग्वेज की बात कर रहे होते हैं। बात समझ पा रहे हो? एक बेसिक सा सेंटेंस है, यहाँ लिखा है आई हैव नेवर मेट यू, मैं आपसे कभी नहीं मिला, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि इसमें यहाँ लिखा हुआ ही नहीं है, तो ये अपने आप में सेंटेंस ठीक है। ये सेंटेंस अपने आप में गलत है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी कि हमें रूल्स को क्यों छोड़ना है और कंसेप्ट्स को क्यों पकड़ना है, हमें सेंस के अकॉर्डिंग क्यों चलना है। लैंग्वेज की जब हम अप्रोच की बात करते हैं तो दो अप्रोचेज होती हैं, इस बात को नोट कर लेना, क्योंकि अगर आपको डेस्क्रिप्टिव लिखना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी होती है ऑब्जेक्टिव अप्रोच। सब्जेक्टिव अप्रोच क्या होती है? एक हमारा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। ऑब्जेक्टिव अप्रोच होती है जनरल पॉइंट ऑफ व्यू, जिसे आप यूनिवर्सल पॉइंट ऑफ व्यू भी बोल सकते हैं। कैसे? आपको ये, जैसे कोविड का टाइम था, तो जब स्टार्ट हुआ था आपसे ये कहा जाए कि कोविड के ऊपर बताइए, कोई भी जानकारी लिखिए। अब जितने भी आप, जैसे 300 स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ, तो आपने जब लिखना शुरू करोगे आप इस टॉपिक के ऊपर, तो 300 अलग अलग टॉपिक आएंगे निकल के आपके अंदर से। मतलब उन टॉपिक पर 300 ऐसे निकल के आएंगे, वो अलग अलग तरीके के होंगे। मतलब 300 पॉइंट ऑफ व्यूज निकल के आ जाएंगे। लेकिन अगर आपसे ये कह दिया जाए
बताइए हैव के साथ कौन सी फॉर्म आएगी? तो आप 300 का एक ही आंसर होगा सर, थर्ड फॉर्म आएगी। तो ये जो थर्ड फॉर्म आएगी ये है एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू। जब सब एक ही बात को बोलें, एक ही नज़रिया हो हर चीज़, हर तरीके से एक चीज़ को देखने का, उसे हम बोलते हैं जनरल पॉइंट ऑफ व्यू और उसी को बोलते हैं हम ऑब्जेक्टिव अप्रोच। लेकिन जब हमारा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू हो कोविड के बारे में, इसे कैसे रोकना है, मैं कुछ सोचता हूँगा, आप कुछ सोचते होंगे, आपका साइड वाला कुछ और, आपका पड़ोसी कुछ और, आपकी पड़ोसन कुछ और। बात समझ पा रहे हो? पड़ोसन पर ज़्यादा मत जाना। तो इसे हम बोलते हैं सब्जेक्टिव अप्रोच। जब हम खुद का अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, जैसे पॉलिटिक्स के ऊपर रखते हैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, उसे हम सब्जेक्टिव अप्रोच बोलते हैं। लेकिन जब हम बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बात लिखी हुई है तो वो जनरल पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है। आगे बढ़ते हैं गाइस। जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज निकल के आती है साउंड से। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है टीचिंग एग्ज़ाम्स के वालों बच्चों के लिए, जो टीचिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जो टेट की तैयारी करते हैं, जो सी टेट की तैयारी करते हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, कि साउंड कितनी होती है? तो उसका आंसर होगा 44 होती है। एक वाउल साउंड होती है, दूसरी कॉन्सोनेंट साउंड होती है। कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा कि वो तो हमने 26 पढ़ा था। वो बच्चे रिटर्न फॉर्मेशन की हम बात कर रहे होते हैं, जिसे हम लेटर्स बोलते हैं। क्योंकि इस साउंड को जब हमने कुछ भी मुंह से बोला उसे लिखना होगा, लिखने के लिए हमें अक्षर चाहिए होंगे, अक्षर चाहिए होंगे लिखने के लिए, इंग्लिश में जिन्हें हम लेटर्स बोलते हैं। वो 26 होते हैं, लेकिन हम साउंड की बात करेंगे तो 44 होते हैं। एक वाउल साउंड, दूसरा कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड कितने होते हैं? डायरेक्ट आपको टीचिंग एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो वो 24 होते हैं। वाउल साउंड 20 होते हैं। वाउल साउंड के भी दो पैटर्न होते हैं, एक मोनोफ्थोंग, एक डिफ्थोंग। मोनोफ्थोंग की बात करें तो वो 12 होते हैं, डिफ्थोंग की बात करें तो वो 8 होते हैं। ठीक है, जो बच्चे इंटरेस्ट रखते हैं कि सर ये मोनोफ्थोंग क्या होता है, डिफ्थोंग क्या होता है, उनके लिए मैं बता देता हूँ। मोनो का मतलब होता है 1 और डाई का मतलब होता है 2। तो एक तरह की जो आवाज़ निकालते हैं उन्हें हम मोनोफ्थोंग बोलते हैं, जो दो तरह की आवाज़ निकालते हैं उन्हें हम डिफ्थोंग बोलते हैं। बात कुछ समझ नहीं आई? एक तरह की आवाज़, दो तरह की आवाज़ क्या होती है, ज़रा ये भी बता दो। अब ये मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मैंने लिखा एक लेटर आई, ठीक है, क्योंकि वाउल साउंड देगा आई, कैसे लिखा जाएगा? कुछ ऐसे। मैंने लिखा ए, ये भी वाउल साउंड देगा, कैसे लिखा जाएगा? ऐसे। ए में तो एक ही है, एक ही लेटर लिखा हुआ है ना, एक ही अक्षर है ना, एक ही तरह की आवाज़ है ना ये। तो ये हुआ क्या? एक वाला। एक वाला कौन है? मोनोफ्थोंग। तो एक ऐसा हुआ मोनोफ्थोंग साउंड। लेकिन आई की अगर हम बात करें तो इसमें आ भी लिखा है और ई भी लिखा है। तो इसमें कितनी साउंड हो गई? दो साउंड हो गई। दो वाले को हम क्या बोलते हैं? डिफ्थोंग। अब बात समझ में आई? हाँ जी, बिल्कुल आई। खैर आगे बढ़ते हैं। जब हम रिटर्न फॉर्मेशन की बात करते हैं तो लेटर्स पर आ जाते हैं। लेटर्स के जरिए ही हम एक साउंड को लिख सकते हैं। लेटर्स होते हैं 26, जिन्हें हम वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स में बांट देते हैं। कुछ बच्चों ने इसे वोवेल्स पढ़ा होगा, तो गलत प्रोनाउंसिएशन, अभी तक हमने चीज़ों को समझा है, उसे आपको ठीक करना है। ठीक करने का ही नाम लर्निंग होता है। तो ये वाउल्स होता है और ये कॉन्सोनेंट। वाउल्स और कॉन्सोनेंट की हम बात करते हैं। वाउल्स आप सभी लोग जानते हैं 5 होते हैं। कौन कौन से, ज़रा पढ़ के बता दो एक बार। ए, ई, आई, ओ, यू। कॉन्सोनेंट्स की बात करें तो जितने बचे वो 21 रह जाते हैं। ठीक है, जब हम इन लेटर्स का एक मीनिंगफुल अरेंजमेंट तैयार करते हैं तो उससे तैयार होता है वर्ड। मीनिंगफुल अरेंजमेंट करना होता है। जैसे कोई वर्ड हमें बनाना है PUT, तो आप इसे TUP नहीं लिख सकते हो। TUP से कोई वर्ड नहीं बनेगा, इसे हम वर्ड नहीं कह सकते। वर्ड वही होगा जिसका एक मीनिंग निकल के तैयार किया जा सकता हो। तो एक वर्ड तैयार होगा। वर्ड्स के कुछ पार्ट्स होते हैं। एक वर्ड अलग अलग टाइप में हो सकता है, उन सभी टाइप्स को हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, और वो होते हैं 8। कौन कौन से वो 8 होते हैं, एक बार ज़रा पढ़ लेते हैं। नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। एक बार फिर से इसे पढ़ना ज़रा, क्या लिखा हुआ है ये? कंजंक्शन। कुछ बच्चे जो गाँव से बिलोंग करते हैं वो भी हमारे इस बैच में जुड़े हुए हैं, वो कंजंक्शन बोलते हैं। बेटा ठीक से ध्यान रखना इस बात को, दिस इज़ नॉट कंजंक्शन, दिस इज़ कंजंक्शन।
प्रपोजिशन, एडवर्ब, नॉट एडवर्ब, र नहीं बोलेगा ये, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, डी नहीं बोलेगा, एडजेक्टिव, प्रोनाउन एंड नाउन। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को भी डेवलप करती हैं। नाउन की अगर बच्चे हम बात करते हैं, हम छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं इनके बारे में, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए ताकि हम इनसे वाकिफ़ हो जाएं कि हम इन्हें पहचानते कैसे हैं, ये होते क्या हैं। नाउन का मतलब होता है नेमिंग वर्ड, कोई भी वर्ड जिसे नाम दिया गया, कोई भी ऐसा आइटम जिसे नाम दिया गया। मेरे हाथ में ये एक पेन है, डिजिटल पेन, इसे हम पेन के नाम से जानते हैं ना। इस आइटम को, इस एक चीज़ को हम पेन के नाम से जानते हैं। आप कहीं बैठे होंगे, चेयर पर बैठे हैं, तो चेयर क्या है, एक आइटम ही तो है, फिजिकल आइटम है ना एक, उसे हमने नाम दे रखा है चेयर। हमारी मम्मी ने, पापा ने, भाई ने, किसी ने बताया होगा हमें बचपन में इसे चेयर बोलते हैं, तभी तो हमने चेयर बोलना शुरू किया, हमें थोड़ी ना पता था ये चेयर है। तो हमने सब चीज़ों के नाम दे रखे। जैसे हवा चलती है तो हवा हमें किसी ने बताया होगा ना ये हवा है, तो हर चीज़ का नाम है, तो हर चीज़ का नाम है तो सब चीज़ नाउन है। बात समझ में आ रही है आपको? मतलब जिस भी चीज़ का नाम दिया गया है उसी को हम नाउन बोलते हैं। अब ये फंक्शन अलग चीज़ होती है। कुछ बच्चे ये पूछ बैठते हैं, अगर सब कुछ नाउन है तो फिर ये बाकी के जो नीचे लिखे हुए हैं सात, इनका क्या काम है? भाई सब तो नाउन है, हर चीज़ का नाम आपने दिया है। जैसे हम अपने आप को आए बोलते हैं, मैं, तो ये भी तो एक नाम हुआ, तो फिर ये नाउन है? नहीं बेटा, वो फंक्शन होता है ना। तो ये आपको बातें नहीं करनी है, ये फंक्शन होता है। खैर आगे चलते हैं। प्रोनाउन की जब हम बात करते हैं तो ये एक नाउन को रिप्लेस करने का काम करता है एक वर्ड। जैसे आई, वी, सी, ही, यू, ये सारे वर्ड्स नाउन को रिप्लेस तो करते हैं। जैसे किसी का नाम लिखा हुआ है, कोई भी नाम यहाँ लिखा है, जैसे राधा एक नाम लिखा है, इसके ऊपर हमें ऐसे लिखना हो तो हम क्या करेंगे, राधा इज़, राधा इज़, राधा इज़ लगातार लिखते जाएंगे। तो इस राधा को बार बार ना लिखें हम, उसकी जगह हम लिख दें सी। तो इस सी ने क्या किया, इस राधा को बार बार लिखने से बचा लिया। एक ऐसा वर्ड जो नाउन की रिपीटिशन से हमें बचाता है, उसकी जगह पर यूज़ किया जाता है, उसी को हम प्रोनाउन बोलते हैं। अब ये दो वर्ड हुए, नाउन और नाउन को रिप्लेस करने वाला प्रोनाउन, तो दोनों एक जैसे हुए। इन दोनों को मॉडिफाई करने का काम, इन दोनों की क्वालिटी बताने का काम। जैसे कोई स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट पढ़ने में बहुत अच्छा है, कोई स्टूडेंट पढ़ने में बहुत ख़राब है, कोई स्टूडेंट सिंगिंग में बहुत अच्छा है। तो ये जो क्वालिटी बताई जा रही है, वो क्वालिटी बैड भी हो सकती है, वो गुड भी हो सकती है। तो ये जो क्वालिटी बताने का काम किया जा रहा है, गुड और बैड, ये सब क्या होंगे, एडजेक्टिव्स होंगे। तो क्वालिटी अगर हमें बतानी होगी तो क्वालिफाई करना होगा कि नहीं, इसके ऊपर जो दोनों लिखे हुए हैं, नाउन या फिर प्रोनाउन, तो इन दोनों को क्वालिफाई करने का काम, इन दोनों के बारे में क्वालिटी बताने का काम कौन करेगा, ज़रा बोल के बताना। वेरी गुड, एडजेक्टिव। आगे लिखा हुआ है वर्ब। वर्ब को जितना पढ़ेंगे हम कम है, आगे चलकर देखेंगे। फिलहाल एक छोटा सा वर्ड लिख देते हैं कि एक एक्शन वर्ड है। जो भी एक्शन हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ, एक्शन हो रहा है, आप सुन रहे हो, एक्शन हो रहा है, मैं लिख रहा हूँ, एक्शन हो रहा है, आप लिख रहे हो, एक्शन हो रहा है। तो जो भी एक्शन होगा उन सभी को हम बोलते हैं वर्ब। अब ये जो वर्ब लिखा हुआ है, इस वर्ब को एक ऐसा वर्ड चाहिए जो इसे क्वालिफाई करे, जो इसके बारे में बताए, इसकी क्वालिटी के बारे में बताए। वो वर्ड होगा इसके नीचे लिखा हुआ एडवर्ब। एडवर्ब करता उससे ऊपर वाले वर्ड को भी है मॉडिफाई, क्वालिफाई, एडजेक्टिव के बारे में। वो आगे की बात है, वो एक एडवांस लेवल की बात है, हम उसे पढ़ेंगे आगे चलकर। यहाँ लिखा हुआ वैसे भी क्वालिफाई करता है एक वर्ब और एडजेक्टिव को। ठीक है, उसके बाद होता है प्रपोजिशन, एक ऐसा वर्ड जो दो चीज़ों को आपस में रिलेट करता है। अब वो दो चीज़ क्या हो सकती हैं, वो नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं, नाउन या फिर प्रोनाउन हो सकते हैं। तो ये नाउन या फिर प्रोनाउन को आपस में रिलेट कराएगा। बात समझ में आ रही है? जैसे पेन टेबल पर रखा है, तो पेन एक नाउन है, टेबल भी एक नाउन है, दोनों चीज़ों को रिलेट कराना है कि पेन ऑन द टेबल, तो ऑन लगाया, ऑन क्या हुआ, दोनों को रिलेट कराने वाला वर्ड, उसी को हम प्रेपोजिशन बोलते हैं। कंजंक्शन का मतलब क्या हुआ, इसके नाम से पता लगता है जो चीज़ों को आपस में जंक्ट करेगा, जो चीज़ों को आपस में जोड़ेगा। दो चीज़ों को हमने जोड़ दिया, जैसे पेन एंड टैबलेट, तो दोनों को बीच में हमने एक एंड वर्ड से जोड़ा, तो एंड क्या हुआ, एक कंजंक्शन। एक होता है इंटरजेक्शन, जिसका खास लेना देना है नहीं आपके सिलेबस से, फिर भी आपको
सीजीएल के हिसाब से पढ़ना पड़ जाता है कई बार। कुछ ऐसे वर्ड्स जो अचानक से हमारे अंदर से निकल आते हैं। हमने कोई ऐसी चीज़ देखी जिसे देख के हमें दुख हुआ, तो हम अचानक से कहते हैं यार शिट, गलत हुआ, नहीं होना था, शिट। ये जो वर्ड है ये एक इंटरजेक्शन है। बात समझ में आ रही है? कहीं देख के अचानक से कोई वर्ड निकलता है, वाओ वाओ क्या लुक है, अब कहीं और मत जाओ आप। इसी को हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। खैर आगे बढ़ते हैं। हमने वर्ड तैयार कर लिया था, लेटर्स के बाद वर्ड के हमने पार्ट्स को देखा, हमने टाइप्स को देखा, वो 8 होते हैं जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। उसके बाद वर्ड से बनता है फ्रेज। वर्ड से क्या बनता है? फ्रेज। फ्रेज भी 3 तरीके का होता है, आगे चल के हम इस बात को भी सीखेंगे, इस बात को भी समझेंगे। इसका बहुत बड़ा रोल होता है। जब हम स्कोर नहीं कर पाते हैं पढ़ने के बाद, उसकी यही वजह होती है, इन सारी चीज़ों को हम नहीं पढ़ रहे होते हैं। बस हम शुरू कर देते हैं नाउन प्रोनाउन, इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं और बस निकल बनते हैं, इसलिए हम स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेज क्या है बच्चे? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग। वर्ड्स जो हमने पढ़े हैं, इन सब का एक ग्रुप अगर बना लिया जाए तो वो 2 तरीके का ग्रुप बनता है। एक ऐसा ग्रुप जो विदाउट कंप्लीट मीनिंग होता है, एक ऐसा ग्रुप जो विद कंप्लीट मीनिंग होता है। दोनों आपके सामने लिखे हुए, विदाउट कंप्लीट मीनिंग और विदाउट कंप्लीट मीनिंग और विद कंप्लीट मीनिंग। कैसे? जैसे कहीं लिखा है विदाउट अ गोल्डन निब, बिना एक गोल्डन निब के, बिना एक सोने की निब के। ये बिना एक सोने की निब के क्या है? अपने आप क्वेश्चन निकल के आ रहा है ना। इन माई ओपिनियंस, मेरे हिसाब से। आगे क्या? क्या आपके हिसाब से? अपने आप क्वेश्चन निकल के आ रहा है, मतलब ये बातें अधूरी हैं, ये पूरी नहीं है। इन माई ओपिनियंस, आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, अब ये पूरा है। तो अगर मीनिंग कंप्लीट है उसे हम बोलते हैं सेंटेंस। मीनिंग कंप्लीट नहीं है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, एक ही वर्ड है तो हम उसे वर्ड बोलेंगे। वर्ड्स का ग्रुप है, मीनिंग कंप्लीट नहीं है तो उसे हम फ्रेज बोलेंगे। आई रिपीट, वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप जिसका मीनिंग कंप्लीट है वो सेंटेंस होगा, जिसका मीनिंग कंप्लीट नहीं है वो फ्रेज होगा। उम्मीद करता हूँ बातें क्लियर हुई होंगी। सेंटेंस की हम बात कर लेते हैं। एक और चीज़ आती है, जो बच्चे पढ़ चुके हैं पहले वो सोच रहे होंगे यार फ्रेज के साथ हमने क्लोज भी पढ़ा था, क्लोज नहीं बताया सर ने। बहुत कंफ्यूज हो जाओगे बच्चे, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़ते जाइए। जब हम क्लास को कंक्लूड करेंगे लास्ट में, तब आपके क्वेश्चंस लूँगा मैं ज़रूर। पहले हम सेंटेंस की बात करते हैं, तभी हम क्लोज को समझ पाएंगे। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग, ये भी हमने पढ़ा। सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें 3 बेसिक चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। कई बार ये ऑब्जेक्ट होगा भी, कई बार ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ये दोनों चीज़ें हमेशा होंगी। अगर ये 2 चीज़ें नहीं हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं है, तो वो सेंटेंस नहीं हो सकता है। सब्जेक्ट को अपना वर्ब चाहिए, वर्ब को अपना सब्जेक्ट चाहिए। इस बात को आप जान लो अगर इंग्लिश पढ़नी है। सब्जेक्ट को अपना वर्ब चाहिए, वर्ब को अपना सब्जेक्ट चाहिए। कई बार ऑब्जेक्ट होगा, कई बार ऑब्जेक्ट नहीं होगा। सब्जेक्ट होता क्या है? डूअर। डूअर मतलब क्या हुआ? डू में हमने ई आर लगाया, टीच में हमने ई आर लगाया, क्या बना? टीचर। टीच मतलब पढ़ाना, ई आर लगाया, क्या बना? पढ़ाने वाला। डू में ई आर लगाया तो क्या बनेगा? करने वाला। क्या करने वाला? ये जो एक्शन लिखा होगा, अभी पढ़ के आए ना, वर्ब होता है एक्शन, तो ये एक्शन है, ये जो काम है इसे करने वाला डूअर, और उसी डूअर को हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, एक हिंदी में सेंटेंस बोला, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ एक्शन हो रहा है पढ़ाने का। कौन कर रहा है? मैं। तो मैं क्या हुआ? सब्जेक्ट। अगर कहीं लिखा जाए कि इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, काम क्या हो रहा है? पढ़ाने का। कौन पढ़ा रहा है? इंग्लिश। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इंग्लिश किसे पढ़ाएगी? पढ़ा कोई और रहा है ना। तो इंग्लिश क्या सब्जेक्ट है? नहीं है बेटा, यही बात आपको समझनी है। रूल ये कहता है शुरू में लिखा है तो सब्जेक्ट है, चेप दो। नहीं नहीं, इंग्लिश पढ़ाई, ये तो हिंदी है ना, तो समझ में आ रही है सबके। 300 में से कोई ऐसा तो नहीं आप में से जिसे ये बात समझ नहीं आ रही है? सब आ रहा है, सब आ रहा है, ओके। इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, काम तो पढ़ाने का ही हो रहा है। क्या इंग्लिश पढ़ा रही है? नहीं, तो इंग्लिश हमारा सब्जेक्ट नहीं है। राधा इंग्लिश पढ़ा रही है,
पढ़ाने का काम हो रहा है। कौन पढ़ा रहा है? राधा। तो राधा अब सब्जेक्ट है, हाँ या ना? बिल्कुल। लेकिन इंग्लिश पढ़ा रही है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, तो इंग्लिश पढ़ा नहीं रही है, इसका मतलब ये डूअर नहीं है। डूअर नहीं है तो ये सब्जेक्ट नहीं है। तो पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट कि सब्जेक्ट वो होता है जो डूअर होता है। स्टार्टिंग वर्ड सब्जेक्ट हो जरूरी नहीं है। स्टार्टिंग वर्ड डूअर है तो सब्जेक्ट होगा। हमें डूअर ढूंढना है। डूअर है तो सब्जेक्ट है, डूअर नहीं है तो वो सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है। वर्ब की बात करते हैं तो वर्ब दो तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं फिलहाल, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब। मेन वर्ब हम बोलते हैं एक्शन को, जैसे पढ़ाना, खाना, सोना, बैठना, उठना, डांटना, हंसना, ये सब एक्शन है। तो इन सब को हम क्या बोलेंगे? मेन वर्ब हैं। इन मेन वर्ब की कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जो हेल्प करती हैं। वो हेल्प क्यों करती हैं आगे चल के हमें समझ में आएगा। उन सभी को हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट कभी आपको देखने को मिल जाता है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसके हम समझेंगे आगे चलकर। ऑब्जेक्ट भी दो तरीके का होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करना है, अभी हमने सब्जेक्ट को कैसे करना है ये तो सीख लिया। ऑब्जेक्ट को कैसे करना है अभी हम आगे चलकर सीखेंगे। फिलहाल हमने सब्जेक्ट और वर्ब को जान लिया है। आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी? जैसे स्ट्रक्चर लिखा है हमारे पास, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। कहीं अगर ये लिखा हो एक छोटा सा सेंटेंस, आई एम ईटिंग, इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें वर्ब है, इसमें सब्जेक्ट है, इसका अपना कंप्लीट मीनिंग भी है, इसका अपना कंप्लीट मीनिंग भी है। जो बच्चे ऐसे हैं जिन्हें इंग्लिश पढ़कर मीनिंग समझ में नहीं आ रहा हो, वो कैसे पता लगाएंगे ये सेंटेंस है या फ्रेज है? क्योंकि अभी हमने समझा जिसका मीनिंग कंप्लीट है वो सेंटेंस है, जिसका मीनिंग कंप्लीट नहीं है वो फ्रेज है। अगर मीनिंग ही पता नहीं चल रहा हो सर, तो हमें ये पता कैसे चलेगा ये कंप्लीट है या नहीं कंप्लीट है? बात तो काम की है ना? जब हमें मीनिंग का ही नहीं पता इसका मीनिंग क्या है, तो हमें क्या पता ये अधूरा मीनिंग है पूरा मीनिंग है? ये भी तो बता दो। तो बेटा जिस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब लिखा होगा वो सेंटेंस, सॉरी, जिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों लिखे होंगे वो सेंटेंस होगा। ये दोनों नहीं होंगे, इनमें से एक होगा, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं होगा, या तो एक होगा या एक भी नहीं होगा, उसे हम बोलते हैं ये फ्रेज है। आई रिपीट, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है उसे हम सेंटेंस बोलेंगे। जिसके अंदर इन दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं है, इनमें से कोई एक है या एक भी नहीं है, उसे हम फ्रेज बोलेंगे। बात समझ में आई, हाँ या ना? ओके गाइस, अब एक बात समझो, जैसे लिखा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये अभी हमने समझा ये स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, तो ये सेंटेंस होगा, ये फ्रेज तो नहीं होगा। एक और लिखा हुआ है हमारे पास, क्या? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फिर कोमा लिखा हुआ है, फिर से लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप लिखा हुआ है, कुछ ऐसे। इसे हम क्या बोलेंगे? ये भी सेंटेंस होगा। सेंटेंस की एक और पहचान होती है कि सेंटेंस एक लास्ट में फुल स्टॉप पर ख़त्म हो जाता है। स्टार्ट होने के बाद एक फुल स्टॉप पर जाकर ये कंप्लीट होता है सेंटेंस। लेकिन जैसे यहाँ लिखा हुआ है ये एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फिर कोमा है, फुल स्टॉप नहीं है। उसके बाद फिर से लिखा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद है फुल स्टॉप। इसका मतलब ये हुआ यहाँ से स्टार्ट हुआ था यहाँ तक लेकर फुल स्टॉप तक ये एक सेंटेंस है। लेकिन ये जो दो पार्ट हुए, कोमा से पहले वाला और कोमा के बाद वाला, ये दोनों भी तो अपने आप में सेंटेंस हैं। इन दोनों को हम फिर बोले मिनी सेंटेंस, छोटे छोटे सेंटेंस। इन छोटे छोटे सेंटेंसेस को ही हम क्लोज बोलते हैं। इसे जो अकेला लिखा हुआ है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन एसवीओ, इसे हम क्लोज नहीं बोलेंगे, ये सेंटेंस है। क्योंकि यहाँ क्लोज बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक फुल स्टॉप लग गया है, बात खत्म हुई, ये सेंटेंस है ना। लेकिन अगर यहाँ लिखा है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फिर कोमा फिर से सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फिर फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप एक है तो सेंटेंस एक हुआ पूरा। इस सेंटेंस के अंदर दो छोटे छोटे सेंटेंस हैं, बड़ा सेंटेंस तो एक ही है। तो इन दो छोटे छोटे सेंटेंसेस को
हम क्लॉज बोलते हैं, जिन्हें हिंदी में उपवाक्य बोला जाता है। तो उम्मीद करूंगा आपको क्लॉज आसानी से समझ में आ गई होगी बिना समझे ही, इसलिए मैंने आपको क्लॉज नहीं समझाया था, पहले आपको सेंटेंस समझाया था। अब हम बात करेंगे सेंटेंस के टाइप्स की, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। अगर हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं तो हम इसे दो तरीके से पढ़ते हैं, एक इसका फॉर्मेशन होता है और एक इसका एक्चुअल टाइप होता है। जब हम सेंटेंस के टाइप्स की बात करते हैं बच्चे, तो इसके तीन टाइप्स होते हैं, एक सिंपल सेंटेंस, दूसरा कंपाउंड सेंटेंस और थर्ड होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये पढ़ने की बहुत ज़रूरत पड़ती है हमें आरसी के लिए, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए। अगर हमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पढ़ना है, हमें क्लोज टेस्ट कवर करना है, कई बार बैंकिंग मेंस लेवल के जो रीअरेंजमेंट होते हैं उन्हें हमें अच्छे से कवर करना है, तो इन तीनों टाइप का हमें ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। अगर हम सेंटेंस के फॉर्मेशन की बात करें, सेंटेंस बनाने में कौन कौन से टाइप्स का यूज़ होता है, तो वो 5 टाइप्स होते हैं। वो होते हैं, पहला असर्टिव, इसे हम कई बार असर्टिव बोलते हैं, वो गलत प्रोनाउंसिएशन है। राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ असर्टिव क्या होता है, असर्टिव। असर्टिव दो तरीके से हम देखते हैं, एक अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है क्या, पॉजिटिव सेंटेंस जिसमें कोई नेगेटिव वर्ड ना हो। नेगेटिव का मीनिंग तो इसके वर्ड से पता लग रहा है, नेगेटिव की ही बात होगी। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं सेंटेंस क्या लिखा हुआ है। अफर्मेटिव या हम पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं उसे, उसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ मेन वर्ब और उसके साथ ऑब्जेक्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, छाया इज राइटिंग अ स्टोरी, इन दिस सेंटेंस देयर इज नो नेगेटिव वर्ड, देयरफॉर दिस सेंटेंस इज अफर्मेटिव। जब इस सेंटेंस के अंदर कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है तो ये सेंटेंस पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मतलब अफर्मेटिव है। लेकिन हम इसी सेंटेंस को असर्टिव भी बोल सकते हैं, क्योंकि असर्टिव के अंदर अफर्मेटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ एक और वर्ड अब जुड़ जाएगा नोट, उसके साथ मेन वर्ब, उसके साथ ऑब्जेक्ट। आप सभी के लिए क्वेश्चन छोड़ जाता हूँ यहाँ, नोट और नो में क्या फ़र्क है, दिमाग लगाना ज़रा, उसके बाद हम इस बात को समझेंगे। तो जैसे सेंटेंस लिखा है हमारे पास, छाया इज़ नॉट राइटिंग अ स्टोरी, इन दिस सेंटेंस देयर इज़ अ नेगेटिव वर्ड नॉट। अब इस सेंटेंस के अंदर नेगेटिव वर्ड है तो ये सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इसे भी हम असर्टिव सेंटेंस बोल सकते हैं। बात समझ में आई, बेसिक सी जानकारी है, सभी लोग जानते हैं। जो बच्चे नोट और नो का फ़र्क जानते हैं ज़रा कमेंट करके बताओ। वेरी गुड, एक बच्चे का कमेंट आया है, एकदम सही है। नोट एक एडवर्ब है, नो एक एडजेक्टिव है। नो एक एडजेक्टिव है, नोट एक एडवर्ब है। नो हमेशा एक नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा, नोट हमेशा एक वर्ब को मॉडिफाई करेगा। ठीक है। नेक्स्ट टाइप होता है बच्चे फॉर्मेशन का, जो हम 5 टाइप्स पढ़ रहे हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, इंटेरोगेटिव। कई बार इसे हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव, तो सही प्रोनाउंसिएशन इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव का एग्जैक्ट मीनिंग हमें समझ में आता है क्वेश्चन मार्क से। एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर क्वेश्चन मार्क लिखा होगा, लास्ट में जाकर फुल स्टॉप की जगह पर क्वेश्चन मार्क होगा, उसी को हम इंटेरोगेटिव बोलते हैं। इंटेरोगेटिव के 2 टाइप होते हैं, इसके खुद अपने 2 पैटर्न होते हैं। एक यस नो टाइप आंसर, जिनका आंसर यस और नो में मिल जाए, एक तो वो होता है। एक दूसरा होता है जिनका आंसर डिटेल्ड में मिलना। कैसे, आपसे क्वेश्चन किया, क्या आपने खाना खाया, आप यहाँ कह दोगे हाँ या फिर कह दोगे ना, मतलब आपने आंसर दे दिया यस और नो में। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, आपने खाना क्यों नहीं खाया या आपने खाना क्यों खाया, ये तो एक अजीब सा सवाल हुआ। आपने खाना क्यों नहीं खाया, अब आपको यस और नो में आंसर देने से काम नहीं चल पाएगा। अब आपको इसका आंसर डिटेल में देना पड़ेगा कि मैंने इस वजह से खाना नहीं खाया। अब ये नहीं कह सकते, सामने वाले ने कहा आपने खाना क्यों नहीं खाया, आपने कहा यस, व्हाट इज़ दिस। सामने वाले ने कहा आप अभी तक क्यों नहीं सोया, आपने कहा नो, ये कैसा आंसर है। तो एक क्वेश्चन वो होते हैं जिनका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं, एक वो क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर हम डिटेल में देंगे, ना कि यस और नो में।
ठीक है, तो जिनका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं उसे हम कई बार यस नो टाइप बोल देते हैं। उसे एक्चुअल में ग्रामर की लैंग्वेज में बोलते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन, जिन्हें हम डिटेल टाइप आंसर बोलते हैं, जिनका आंसर हमें डिटेल में देना होता है, उन्हें हम ग्रामर की लैंग्वेज में बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन। जब हम क्लोज एंडेड की बात करेंगे उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा। पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट पहुंच जाएगा, उसके बाद मेन वर्ब आएगी, उसके बाद बाकी का बचा हुआ जो भी होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखा जाएगा। ओपन एंडेड की हम बात करेंगे तो उसमें पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद बाकी का लिखा हुआ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखा जाएगा। दोनों में फ़र्क यही है, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेगा वो क्लोज एंडेड है, वो यस और नो टाइप है। जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करेगा वो ओपन एंडेड है। क्वेश्चन वर्ड के बाद सेम ये क्लोज एंडेड वाला स्ट्रक्चर लिखा जाता है। एग्जाम्पल समझते हैं, ज़्यादा थियोरिटिकल चीज़ें हमें समझ में आती नहीं है। एक सेंटेंस लिखा है, डू यू वॉन्ट टू नो हाउ टू स्विम? क्या आप जानना चाहते हो तैरा कैसे जाता है? सब ने देखो कहाँ यस यस यस। बेटा मैं तैराना नहीं सिखा रहा हूँ, आपको तैरना नहीं सिखा रहा हूँ। तो ये लिखा हुआ है डू यू वॉन्ट। अब डू एक हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है यहाँ। डू एक्चुअल में तो एक मेन वर्ब है। एक बात आप समझो, इंग्लिश में वर्ब का जब भी जिक्र होगा तो एक वर्ड आपके सामने आएगा, माफ़ कीजिएगा राइटिंग के लिए, ये प्राइमरी लिखा हुआ है, ठीक है, मैं फिर से लिख देता हूँ, ये प्राइमरी लिखा हुआ है। प्राइमरी वर्ब, जब भी वर्ब का जिक्र होगा ना, या कोई भी टेंस से रिलेटेड, जो हमने स्टार्टिंग में चीज़ों को बता था कि डिस्क्रिप्टिव मोड में हम पढ़ेंगे, जब भी हम डिस्क्रिप्टिव मोड का जिक्र करेंगे तो प्राइमरी वर्ब का जिक्र होगा। प्राइमरी वर्ब इंग्लिश में 3 होती हैं, पहली डू, दूसरी हैव और तीसरी बी। बी ई। डू का मतलब करना, हैव मतलब रखना और बी मतलब होना। इसका मतलब होना, इसका मतलब रखना और इसका मतलब आप सभी लोग जानते हैं करना, ठीक है। ये प्राइमरी वर्ब हैं। तो प्राइमरी वर्ब उन्हें बोलते हैं, ये भी मैं बता देता हूँ कि प्राइमरी वर्ब होती क्या है, ये भी बता दो सर। तो बता देता हूँ आपको, प्राइमरी वर्ब वो वर्ब होती है जो मेन वर्ब का काम भी करती है, हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती है। आई रिपीट, प्राइमरी वर्ब वो वर्ब होती है, नोट कर लेना कहीं को, प्राइमरी वर्ब वो वर्ब होती है जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करती है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब पहले लिखा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखा है। आपसे पूछूँ ये कौन सा एंडेड है, तो आप कहोगे सर क्लोज एंडेड है, वो यस और नो वाला, ठीक है। एक सेंटेंस आगे लिखा है, वाई डू यू वॉन्ट टू गो देयर? आप वहाँ जाना क्यों चाहते हो? तो वाई पहले लिखा है, डब्ल्यू एच वर्ड पहले लिखा हुआ है, और डब्ल्यू एच वर्ड के तुरंत बाद क्या है? हेल्पिंग वर्ब, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। तो ये ओपन एंडेड है, ये क्लोज एंडेड है और ये ओपन एंडेड है। बात क्लियर है? 5 टाइप्स हम जो पढ़ रहे थे उनमें से हमने 2 टाइप कवर किए, एक असर्टिव जिसके अपने 2 पार्ट थे, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। सेकंड हमने पढ़ा इंटेरोगेटिव जिसके खुद अपने 2 पार्ट हैं, यस नो टाइप, डिटेल आंसर टाइप, जिन्हें हमने देखा यस नो टाइप को हम क्लोज एंडेड बोलते हैं, डिटेल वालों को हम ओपन एंडेड बोलते हैं। ओपन एंडेड में पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। क्लोज एंडेड में पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, उसमें क्वेश्चन वर्ड का कोई जिक्र नहीं किया जाएगा। अब कुछ बच्चे ये कहेंगे सर यहाँ हाउ लिखा है, इसमें भी तो क्वेश्चन वर्ड लिखा है। बेटा वो अलग की बात है, वो क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में नहीं लिखा है, आगे चलकर सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। इसका थर्ड पार्ट होता है इम्पैरेटिव। थर्ड पार्ट है हमारे पास इम्पैरेटिव। इम्पैरेटिव को हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। इसमें स्टार्टिंग में ना तो सब्जेक्ट होगा, ना हेल्पिंग वर्ब होगी, ना क्वेश्चन वर्ड होगा, ये वर्ब से ही स्टार्ट हो जाएगा। जैसे छोटा सा सेंटेंस होता है हमेशा, डू इट, इसे करो। अब आप जो बच्चे दिमाग चलाना जानते हैं वो कहेंगे अभी तो आपने कहा सेंटेंस वो होता है जहाँ सब्जेक्ट और वर्ब होती है, इस सेंटेंस में आपने कहा डू इट, इसमें कहाँ सब्जेक्ट है? अगर ये सब्जेक्ट नहीं है तो ये सेंटेंस कैसे बोल रहे हो आप इसे? बताओ ज़रा, बात में दम है ना? तो इस बात को आपको समझना होगा, इस इम्पैरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, इम्पैरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, लेकिन वो हिडन होता है। वो हिडन होता है मतलब वो छुपा छिपाई का गेम खेल रहा होता है, और वो हिडन सब्जेक्ट ऑलवेज होता है यू। कैसे होता है इस बात को समझने की हम कोशिश करते हैं। आप मेरे सामने बैठे हो, मैंने आपसे कहा
इस चैप्टर को लर्न करो, इस लेसन को लर्न करो, वॉट कुछ भी हमने बोला कि इसे लर्न करो। अब इस बात को इंग्लिश में अगर बोलने की कोई भी कोशिश करे तो कैसे बोलेंगे ज़रा? लर्न इट, इसे याद करो। सिंपल है ना, लर्न दिस लेसन, सिंपल है, इस लेसन को याद करो। तो ये किससे कहा जा रहा है? इसे कौन करने वाला है? इस काम को कौन याद करने वाला है? सामने जो बैठा होगा, और सामने जो होगा उसे ही हम क्या बोलते हैं? यू। वही तो सेकंड पर्सन है जो सामने बैठा है, तो उसी को हम बोलते हैं यू। तो ऐसे सेंटेंसेस में जो वर्ब से हमेशा स्टार्ट होंगे उन्हें हम इंपैरेटिव बोलते हैं। इनके अंदर एक सब्जेक्ट हिडन होता है और वो हमेशा क्या होता है? यू। तो यहाँ एक वर्ब लिखी है डू और इसका सब्जेक्ट लिखा नहीं है, लेकिन सच में है, वो हिडन सब्जेक्ट है और वो सब्जेक्ट क्या होगा? यू होगा। बात क्लियर हुई ना? तो स्पीकिंग करते हुए जो प्रॉब्लम होती है, तो कई बार ऐसा होता है, कोई भी ऐसा सामने आ जाए, भाई इसे तुम करो, तो कई बार हम बोल देते हैं यू डू इट। तो यू आपको नहीं लगाना है, सिंपल बोलना है डू इट, इसे करो। तो सामने वाले का जिक्र अपने आप हो चुका है, क्योंकि आप डू इट अपने आप से नहीं बोल रहे हो, सामने वाले से बोल रहे हो। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट होता है, फोर्थ टाइप जो होता है हमारे पास, वो होता है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी, इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है इस तरीके का, इसका जिक्र हम बाद में करेंगे। ये हमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, जब हम सीजीएल की बात कर रहे होंगे तब ये काम देगा, मेंस के लिए काम देगा। और एक होता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ये भी सीजीएल मेंस का हिस्सा है, या फिर सीडीएस में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऑप्टेटिव। ठीक है, तो एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव पढ़ेंगे हम एक एक करके धीरे धीरे आगे चल के। फिलहाल यहीं तक जानकारी थी, और अब हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक। अभी तक तो ये बेसिक ज्ञान था जिसके बारे में आपको ज्ञान होना ज़रूरी है इंग्लिश को पढ़ने के लिए। अब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और टॉपिक होगा हमारा डेस्क्रिप्टिव मोड से टेंस। टेंस को हम गलत तरीके से पढ़ते आए हैं बच्चे, इस वजह से आज तक ये पता नहीं चला कि टेंस पढ़ने का फ़ायदा क्या है, क्योंकि टेंस पढ़ने के बाद कभी भी क्वेश्चन तो सॉल्व हुए नहीं है, कभी भी क्वेश्चन तो सॉल्व हुए नहीं है। तो इस वजह से दिक्कत हुई है हमेशा। तो इन दिक्कतों को सॉल्व करना है हमें यहाँ से। टेंस से रिलेटेड जो टॉपिक्स होंगे वो वर्ब भी होगा, कंडीशनल सेंटेंसेस भी होंगे, क्वेश्चन टैग भी होगा, वॉइसेस भी होंगे, मॉडल्स भी होंगे, इंटेंशन ऑफ ए स्पीकर, एक ये अलग नया टॉपिक हो सकता है आपके लिए, ये भी होगा, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। अब टेंस की हम बात करते हैं, तो टेंस एक लैटिन वर्ड टेम्पस से निकल कर आया है, जिसका मीनिंग होता है टाइम। तो टेंस का जिक्र जब भी होगा तो हम समझ जाएंगे ये टाइम की बात हो रही है। और ये टाइम किसका होगा? उस काम का जो सेंटेंस में अभी तक हम पढ़ रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। क्योंकि सेंटेंस अगर बनाना है तो हमें एक एक्शन चाहिए, कोई काम होगा तभी तो सेंटेंस बनेगा। भाई कोई काम होगा तो उसे करने वाला आएगा, तो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन तैयार होगा, तभी तो एक सेंटेंस तैयार होगा। तो वो जो काम है, वो जो एक्शन है, उस एक्शन के टाइम को बताने का काम टेंस करता है। वो काम कब हुआ है ये बताने का जो काम करेगा, ये आइडेंटिफाई कराने का जो काम करेगा, वो किसका काम होगा? टेंस का। तो एक्शन के टाइम को, टाइम ऑफ एक्शन को ही हम टेंस बोलते हैं। टेंस में जो भी पढ़ा जाएगा वो एक्शन का टाइम होगा। टेंस अक्सर किताबें ये बोलती हैं, कुछ पेरेंट टीचर्स भी ये बोलते हैं कि टेंस 3 होते हैं। वो आपकी जानकारी ठीक नहीं है बेटा, टेंस 3 नहीं होते हैं, टेंस 2 होते हैं। सही सुन रहे हो आप, टेंस 3 नहीं होते हैं, टेंस 2 होते हैं। एक प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस। हमने फ्यूचर टेंस को अक्सर पढ़ा है कि फ्यूचर टेंस होता है, बहुत सारी किताबों में भी लिखा हुआ है फ्यूचर टेंस होता है। फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इस बात को यहीं पर काउंटर कर लेते हैं, दिमाग में कोई भी क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए। फ्यूचर का मतलब होता है कोई काम आगे चलकर होगा, एक्शन होगा। जो एक्शन अभी हुआ नहीं है, हम टेंस किस बात के लिए पढ़ते हैं? एक्शन के टाइम के लिए। जिस एक्शन का अभी ये नहीं पता ये हुआ नहीं है या हुआ है, आगे चलकर होगा ना, हुआ तो नहीं है ना हुआ था। तो हमें जिस एक्शन का फिक्स नहीं पता, डेफिनेट नहीं पता, उसके टाइम को कैसे डेफिनेट कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं? और जिसका टाइम डिफाइन नहीं हो सकता एक्शन का, उसे हम टेंस के अंदर कैसे रख सकते हैं?
इस वजह से फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता है। टेंस दो ही हैं, प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर एक इमेजिनेशन पार्ट है जो मॉडल्स के साथ बनता है, और वो मॉडल्स होते हैं विल और शैल। विल और शैल दोनों हेल्पिंग वर्ब नहीं है, दोनों मॉडल्स हैं। विल और शैल दोनों हेल्पिंग वर्ब्स नहीं हैं, दोनों मॉडल्स हैं। मॉडल्स के साथ तैयार किया जाता है फ्यूचर टेंस को, इस वजह से ये कोई फ्यूचर का टेंस पार्ट नहीं है। अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट पार्ट की, तो प्रेजेंट होता है जो रियल की हम बात कर रहे होते हैं, पास्ट होता है जो रियल की हम बात कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट में कोई काम हो रहा है, होता है, तो हमें पता है ना ये रियल है। पास्ट में हुआ था वो भी रियल है, लेकिन फ्यूचर इमेजिनेशन है, वहाँ वो रियल पार्ट नहीं है। इस वजह से इसे टेंस के पार्ट से अलग रखा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्शन की। ये एक्शन अलग अलग तरीके से हो सकता है। एक्शन आपकी हैबिट में हो सकता है, जैसे सुबह को जल्दी उठना आपकी हैबिट हो सकती है, लेट उठना आपकी हैबिट हो सकती है, उठकर चाय पीना आपकी हैबिट हो सकती है, कॉफ़ी पीना हैबिट हो सकती है। तो कोई भी एक्शन हैबिट में हो सकता है, जिसे हम हैबिचुअल एक्शन बोल देते हैं। जो हैबिट में है तो हम उसे हैबिचुअल एक्शन बोल देते हैं। ये एक्शन जो हैबिट में होंगे उन्हीं को हम बोलते हैं इंडेफिनिट, उन्हीं को हम बोलते हैं इंडेफिनिट। ये इंडेफिनिट है क्योंकि जो हमारी हैबिट है वो तो होती जाएगी ना। कोई इंसान जल्दी उठता है तो वो उठता जाएगा, वो रोज़ जल्दी उठेगा, तो वो इंडेफिनिट है, उसका कोई डेफिनेट टाइम नहीं है, वो फिक्स ही नहीं है। तो इस वजह से हम उसे बोलते हैं इंडेफिनिट। वहीं से ये वर्ड तैयार हुआ इंडेफिनिट। ये एक्शन कंटिन्यू भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, एक्शन कंटिन्यू है, आप मुझे सुन रहे हो, एक्शन कंटिन्यू है। कोई भी काम कंटिन्यू हो सकता है, जारी हो सकता है। वहीं से एक वर्ड तैयार हुआ ग्रामर की लैंग्वेज में, क्या? कॉन्टिन्यूअस। ये एक्शन कंप्लीट भी हो सकता है, जैसे आप फ्रेज़ के बारे में पढ़ चुके हो, काम कंप्लीट हुआ। आप खाना खा चुके हो, काम कंप्लीट हुआ। आप खाना खा चुके थे, ये भी काम कंप्लीट हुआ। तो ये जो एक्शन कंप्लीट होगा उसी को हम बोलते हैं परफेक्ट। ये परफेक्ट वर्ड ये इसलिए आया है, अगर आपको ये बोला जाए यू आर ए परफेक्ट पर्सन, इसका मतलब ये है कि आप कंप्लीट हो, आप में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। और जब कमी नहीं है तो आप परफेक्ट हो, कंप्लीट हो। कंप्लीट होने की वजह से इसे परफेक्ट नाम दिया गया है। उसके बाद एक और तरीका बन सकता है इस एक्शन का, जहाँ कंप्लीट भी हो सकता है कुछ काम और कुछ काम जारी भी हो सकता है। दोनों एक साथ हो सकते हैं। अभी तक अलग अलग पढ़ा था हमने, काम कंप्लीट हो सकता है, काम कंटिन्यू हो सकता है, लेकिन इन दोनों को एक साथ भी मिलाकर देखा जा सकता है। कैसे? अगर कोई ये बोले आप 2 घंटे से पढ़ रहे हो, इसका मतलब ये है ना 2 घंटे का काम कंप्लीट हुआ, 2 घंटे आप पढ़ चुके हो और आप उस काम को अभी भी कंटिन्यू कर रहे हो, तो वो काम अभी भी जारी है। तो कुछ काम कंप्लीट हो चुका है, कुछ काम अभी भी जारी है, तो दोनों एक जगह मिल गए। तो हमने क्या किया, कंप्लीट प्लस कंटिन्यू दोनों को एक जगह लिख दिया। दोनों को एक जगह अगर लिखते हैं तो इनकी ग्रामर लैंग्वेज को भी एक जगह लिख देते हैं, परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूस, तो एक नया पार्ट तैयार हो जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो हमने एक्शन को 4 तरीके से होते हुए देखा, एक हैबिट में, दूसरा कॉन्टिन्यू, तीसरा कंप्लीट हो सकता है, और फोर्थ कुछ कंप्लीट भी हो सकता है उसके बाद भी वो कंटिन्यू हो सकता है। जो हैबिट में है उसे हम इंडेफिनिट समझ कर आए, जो कंटिन्यू है उसे हमने कॉन्टिन्यूस समझा, जो कंप्लीट है हमने उसे परफेक्ट समझा, जो कुछ कंप्लीट है कुछ अभी भी जारी है उसे हमने परफेक्ट कॉन्टिन्यूस समझा। इस तरीके से हमारे पास 2 टेंस हैं, प्रेजेंट और पास्ट। प्रेजेंट के साथ हम इन चारों को ऐड कर देंगे क्योंकि ये एक्शन है और वो भी एक्शन की बात कर रहे हैं प्रेजेंट में। तो एक काम हैबिट में जो है वो प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है। भाई आप जल्दी उठते हो, प्रेजेंट की बात है, आप जल्दी उठते थे, पास्ट की बात है। बात समझ में आ रही है? फिलहाल के लिए हम फ्यूचर के साथ भी इन चारों को जोड़ देते हैं। इस तरीके से इन तीनों के साथ 4-4 जुड़ने के बाद ये 12 पार्ट्स हो जाते हैं। कुछ बच्चे बोल देते हैं टेंस 12 होते हैं, 12 नहीं होते हैं, 12 पार्ट्स होते हैं। टेंस 2 ही है, फ्यूचर को टेंस में नहीं रखा गया है। अपनी जानकारी के लिए आप रख सकते हैं फ़िलहाल, ताकि आपको आसानी रहे। आगे बढ़ते हैं। इसे हम बोलते हैं, जो आपके सामने दिख रही है, टेंस टेबल। इसे आप तवियत से पहले समझें, उसके बाद नोट करें।
हमने अभी समझा दो टेंस होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। एक और पार्ट है फ्यूचर, जिसे हम फिलहाल टेंस की टेबल में रखते हैं ताकि चीज़ों को आसानी से समझ पाएँ। चार हमने पार्ट पढ़े। जो हैबिट में था वो इंडेफिनिट था, जो कॉन्टिन्यू था वो कॉन्टिन्यूअस था, जो कंप्लीट था वो परफेक्ट था, कुछ कंप्लीट कुछ कॉन्टिन्यू परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था। बातें क्लियर हो रही है ना? स्पीड तो नहीं है ज़्यादा, स्पीड कम तो नहीं है? कुछ बच्चे ऐसे हों जिन्हें कम लग रही हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। किसी बात का कोई और इश्यू? ओके गाइस, कंटिन्यू करते हैं। तो पहला जो बॉक्स हुआ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हुआ, आगे ये पास्ट इंडेफिनिट हुआ, आगे ये फ्यूचर इंडेफिनिट हुआ, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक कंसेप्ट है SSPP। सब्जेक्ट और वर्ब तो हमें हर सेंटेंस में चाहिए होगा। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो वर्ब हमें सिंगुलर चाहिए, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो वर्ब हमें प्लूरल चाहिए। अब ये क्या है इसे अभी हम आगे चलकर सीखेंगे, फिलहाल हम इसे स्टार दिए देते हैं। पास्ट इंडेफिनिट की अगर हम बात करें तो एक ऐसा पार्ट जिसके अंदर डेफिनिट बात की गई हो, पास्ट का कोई डेफिनिट टाइम हमें बताया गया हो, उसी को हम पास्ट इंडेफिनिट बोलते हैं। मतलब कहने का ये है जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी हम समझ जाएंगे ये पास्ट इंडेफिनिट है। इसकी भी बाकी डिटेल में बात अभी चलकर करेंगे आगे। फ्यूचर की अगर हम बात करें बच्चे तो अभी मैंने आपको बताया विल और शैल दोनों मॉडल होते हैं, उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। मॉडल कोई भी हो, मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ किया जाता है। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा कहीं को, मॉडल कोई भी हो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ किया जाता है। तो विल और शैल के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ किया जाएगा। कॉन्टिन्यूअस करने के लिए प्रेजेंट में हम इज एम आर का यूज़ करते हैं, पास्ट में हम वॉज और वर का यूज़ करते हैं। इज एम आर वॉज वर दोनों के साथ ING लगा देंगे तो ये कॉन्टिन्यूअस बन जाएंगे। इज एम आर के साथ लगाया जाएगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, वॉज वर के साथ लगाया जाएगा तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। विल और शैल हमेशा लिखा रहेगा फ्यूचर में। आप चाहे इंडेफिनिट की बात करें, कॉन्टिन्यूअस की बात करें, परफेक्ट की बात करें या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें, ये हमेशा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ध्यान से समझना इस बात को, कंसेप्ट को समझना कि रूल कहाँ से तैयार किए जाते हैं। हमें कॉन्टिन्यूअस होने की वजह से ING का यूज़ करना होगा, कॉन्टिन्यूअस होने की वजह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का यूज़ करना होगा, जो हमने यहाँ भी किया प्रेजेंट में, हमने पास्ट में भी किया। यहाँ हमने हेल्पिंग ऑफ इज एम आर का यूज़ किया, यहाँ हमने वॉज वर का यूज़ किया। यहाँ विल और शैल लिखा जाएगा क्योंकि हमें फ्यूचर बनाना है। फ्यूचर बनाने के लिए मॉडल्स विल और शैल का यूज़ करना ही होगा, तो वो हमेशा लिखा जाएगा। हमें ING भी लिखना है। ING कहाँ लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो वर्ब हमने यहाँ यूज़ कर ली है। लेकिन यहाँ भी विल और शैल था, यहाँ भी विल और शैल है, यहाँ वर्ब में हमने ING लगा दिया है। इन दोनों को अलग कैसे करें, कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? क्योंकि जब हम पैसिव बनाएंगे तो उसमें इस तरीके का एक पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, तो फिर हम इसे कैसे अलग करें, कैसे अलग करें? अलग करने के लिए फिर हमने एक ऐसा वर्ब यूज़ किया जिसका कोई फ़र्क ना पड़ता हो। और अभी मैंने आपको जिक्र किया था कि वर्ब का जब भी जिक्र होगा तो एक नया वर्ड आपके सामने आएगा, प्राइमरी वर्ब। कौन कौन सी होती हैं? डू, हैव एंड बी। इन तीनों का क्या काम है? ये हेल्पिंग वर्ब का काम भी कर सकते हैं, मेन वर्ब का काम भी कर सकते हैं। तीसरा काम जान लो अब इनका, वो ये है, ये किसी दूसरे वर्ब के साथ लिखे जाने पर उस वर्ब के मीनिंग पर कोई किसी तरह का इफ़ेक्ट नहीं डालते हैं। आई रिपीट, ये किसी दूसरे वर्ब के साथ लिखे जाने पर भी उस वर्ब के मीनिंग पर किसी तरह का कोई इफ़ेक्ट नहीं डालते हैं। तो इस वजह से हमने यहाँ बी का यूज़ किया। बी का मतलब होता है होना, और होना हर काम में होता है। इस वजह से हमने यहाँ बी का यूज़ कर लिया ताकि दोनों में डिफरेंस कायम रहे। हम जब परफेक्ट की बात करेंगे तो प्रेजेंट की हैव और हैज़ से हम बात करेंगे, हैज़ और हैव से बात करेंगे। पास्ट की बात हम करेंगे तो हैड से करेंगे। फ्यूचर में विल और शैल का यूज़ होगा ही होगा। एक्शन कंप्लीट है, कंप्लीट के लिए हम हैव का यूज़ करेंगे। अगेन प्राइमरी वर्ब है। परफेक्ट कोई सा भी हो बच्चे, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। परफेक्ट कोई सा भी हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ किया जाएगा। इसलिए हमने तीनों जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया। हैज़ और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में कौन सा टेंस बन जाएगा? प्रेजेंट का कौन सा पार्ट? परफेक्ट। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में कौन सा टेंस बनेगा? पास्ट। कौन सा पार्ट बनेगा? परफेक्ट।
विल और शैल लिखा हुआ है, उसके साथ हैव है प्लस थर्ड फॉर्म है, तो ये फ्यूचर बन जाएगा। फ्यूचर का कौन सा पार्ट? परफेक्ट वाला। अब हम बात करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। अब देखो परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी आएगी। अब दो दो वर्ब तो होंगी नहीं सेंटेंस में, सेंटेंस में तो एक ही एक्शन होगा। बात समझ पा रहे हो? एक्शन जब एक ही होगा तो हम एक में कैसे थर्ड फॉर्म भी लगा सकते हैं और आईएनजी भी? सोचने वाली बात है ना। इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ को पहचानने की कोशिश करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है हैज़ और हैव, हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया हैज़ और हैव। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट है और परफेक्ट बनाना है। परफेक्ट बनाने के लिए हैज़ और हैव अभी सीख कर आए, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी चाहिए, लेकिन हमें कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए आईएनजी भी चाहिए। हैज़ हैव लिख दिया परफेक्ट बनाने के लिए, हैड लिख दिया फिर से परफेक्ट बनाने के लिए, विल और शैल आएगा ही आएगा, हैव से परफेक्ट बनता है तो विल शैल हैव भी लिख दिया परफेक्ट बनाने के लिए। इतना काम तो हमने यहाँ ऊपर वाले से उठा के लिख दिया। यहाँ आईएनजी लगाना है तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा कर लिख दिया सब जगह, कोई दिक्कत? अभी एक चीज़ रह गई है, परफेक्ट के हमने हेल्पिंग वर्ब तो उठा ली हैज़ हैव हैड विल हैव शैल हैव, लेकिन अभी हमने इसका थर्ड फॉर्म तो लगाया नहीं। अब फिर से हमें जाना पड़ेगा उधार मांगने, किसके पास? प्राइमरी वर्ब के पास। हम इससे कहेंगे अपना बी दे दो। क्यों दे दो? ये कहेगा हैव ले जाओ, हम कहेंगे हैव नहीं ले जा सकते, हैव हमारे पास पहले से है। तो हम इसे फिर से मनाएंगे, मनाने के बाद हम इससे कहेंगे अपना बी दे दो, ये कहेगा ठीक है ले जाओ। अब परफेक्ट होने की वजह से हमने समझा परफेक्ट में तो थर्ड फॉर्म आएगी, तो बी की हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और बी की थर्ड फॉर्म होती है क्या? बीन, इस वजह से यहाँ बीन लगाएंगे। अब रूल बेटा ये है कि यहाँ बीन आता है, क्यों आता है ये बात मैंने आपको अभी समझाई है। अगर बात समझ में नहीं आई है तो आप वीडियो को फिर से देखना, वीडियो लाइव तो रहती ही है, उसके बाद आपके पास भी रहेगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। टेंस टेबल है, आप तवियत से इसे समझ लेना, नोट कर लेना। अभी मैंने स्टार बनवाया था आपके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के सामने, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम समझेंगे कि मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ। पहले आप ये समझो, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। इस एस का मतलब है सिंगुलर, इस पी का मतलब है लिखा हुआ भी इधर प्लूरल, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है एस एस पी पी। एक बार मेरे साथ बोल दो जरा, एस एस पी पी। वेरी गुड, बड़े अच्छे बच्चे हैं आप। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब हमें सिंगुलर चाहिए होगी, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब हमें प्लूरल चाहिए होगी। सब्जेक्ट का सिंगुलर होना प्लूरल होना तो समझ में आता है सर, वर्ब का सिंगुलर होना प्लूरल होना बात कुछ समझ नहीं आई, ज़रा समझाइए। ठीक है, आपका आदेश कैसे नहीं मानेंगे हम। सब्जेक्ट सिंगुलर होना प्लूरल होना आप जानते हैं, मतलब कहीं लिखा है गर्ल तो एक है तो सिंगुलर है, गर्ल्स लिखा है एक से ज़्यादा हैं, दो हैं या 2000 हैं या 2 लाख हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, एक से ज़्यादा है तो वो प्लूरल है। लेकिन वर्ब की हम बात करते हैं, आइए समझते हैं कुछ। ब्रेक तो नहीं चाहिए बच्चे? ओके, नाउन की हम बात कर रहे हैं। नाउन अपने ओरिजिनल फॉर्म में सिंगुलर लिखा होता है ज़्यादातर केसेस में। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा फिक्स होते हैं और वो प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे, जनरली हम बात कर रहे हैं। एक नाउन सिंगुलर फॉर्म में लिखा होता है, जैसे लिखा है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट से नहीं लिखा होता है, स्टूडेंट होता है। स्टूडेंट्स हम बनाते हैं एस लगाकर, ठीक है। उसमें एस या ई एस लगाने के बाद उसे प्लूरल बनाया जाता है, यही हम करते हैं। स्टूडेंट में हमने एस लगाया, स्टूडेंट्स कर दिया, ठीक है। ये जो वर्ब है ना, ये एकदम इसका उल्टा होता है। नाउन अपने ओरिजिनल फॉर्म में कैसा लिखा था? सिंगुलर, मतलब नाउन कैसा होता है अक्सर? सिंगुलर। तो वर्ब इसका उल्टा होगा, अगर ये सिंगुलर होता है तो वो प्लूरल होगा। वर्ब जनरली अपने ओरिजिनल फॉर्म में कैसा होता है? प्लूरल। मतलब कोई वर्ब लिखा है, कहीं लिखा है प्ले, आपसे पूछा जाए ये सिंगुलर है या प्लूरल, आप कहोगे प्लूरल है, क्योंकि इसमें हमने कुछ किया नहीं है। बात समझ में आ रही है भाई? जैसे स्टूडेंट में हमने कुछ नहीं किया था, प्ले प्ले में भी हमने कुछ नहीं किया है, तो ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में लिखा हुआ है। ओरिजिनल फॉर्म हम किसे बोल रहे हैं, बात समझ में आई आपको? तो ये वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में प्लूरल होता है। इसमें जब ऐसे या ईएस लगा दिया जाता है तो ये सिंगुलर बन जाता है, क्योंकि ये प्लूरल बनता था तो इसका उल्टा बनेगा, ये सिंगुलर बन जाएगा। इसे समझने की कोशिश करो, मैं चुप रहता हूँ जरा कुछ 10 सेकंड को। समझ में आई बात आपको?
नाउन सिंगुलर होता है जबकि वर्ब प्लूरल होता है। नाउन में एस या ई एस लगाकर उसे प्लूरल बना दिया जाता है, वर्ब को प्लूरल से एस या ई एस लगाकर सिंगुलर बना दिया जाता है। अगर प्ले लिखा हुआ है तो ये कैसा है? प्लूरल वर्ब है। प्लेज लिखा हुआ है, इसमें हमने एस लगा दिया है, तो अब कैसा है? ये सिंगुलर वर्ब है। गो लिखा है, गो में हमने ई एस लगा दिया, गो लिखा है कहीं गो, जीओ गो लिखा है, ओरिजिनल फॉर्म में लिखा है, कैसा वर्ब है? प्लूरल है। ई एस लगा दिया, गोज बना दिया, कैसा वर्ब है? सिंगुलर है। कहीं लिखा है सिंग, एस आई एन जी सिंग, सिंग मतलब क्या होता है? गाना। ओरिजिनल फॉर्म में लिखा है, कैसा वर्ब है? वेरी गुड, प्लूरल है। कहीं लिख दिया हमने सिंग्स, अब आप कहोगे सर आपने एस लगा दिया, आपने खेल खेल दिया, इसका मतलब अभी सिंगुलर हुआ। लव, ओरिजिनल लिखा है ना, कैसा है? प्लूरल। एस लगा दिया, लव्स कर दिया, कैसा हो गया? सिंगुलर। ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्यों? हेट लिखा है ना सर, कहाँ नफरत वाली बातें कर रहे हो भाई, बात समझ में आई? ओरिजिनल फॉर्म में लिखा हुआ वर्ब प्लूरल है, एस या ई एस उसमें लगा दिया तो कैसा बन जाएगा? सिंगुलर। इसी को हम कह रहे हैं एस एस पी पी, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, इसी के ऊपर ही प्रेजेंट इंडेफिनिट तैयार हुआ है। जो आपने रूल पढ़ा है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस का यूज़ होता है, वो यहीं से तैयार हुआ है रूल। कंसेप्ट में जाइए बेटा, रूल्स आपके अपने आप याद होते जाएंगे। एक सेंटेंस है, वह क्रिकेट खेलता है। हिंदी से बात करते हैं, थोड़ी देर में इंग्लिश अपने आप समझ में आने लगेगी। वह क्रिकेट खेलता है, वह मतलब ही, खेलता है मतलब प्ले, खेलना मतलब प्ले होता है ना, एक्शन। क्या खेलता है? क्रिकेट। क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, लिख दिया हमने क्रिकेट। अब एक बात बताओ, ही हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, प्ले हमारे सेंटेंस का वर्ब है। इतनी बात तो आपको समझ में आई ना? क्रिकेट ऑब्जेक्ट है या नहीं ये आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब तो आपको समझ में आया होगा, है ना? क्रिकेट अपने आप समझ में आने लगेगा जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आप। तो ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। अब हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है, क्योंकि ऊपर हिंदी में लिखा हुआ है वो क्रिकेट खेलता है। खेलता है मतलब का मतलब क्या है? वो खेलता है, ऐसा अक्सर करता है। अक्सर करता है तो हैबिट में है, और जो काम हैबिट में है वो इंडेफिनिट में जाते हैं। ये इंडेफिनिट बनाना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर हमें बनाना है तो कंसेप्ट क्या है? एस एस पी पी, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। सब्जेक्ट हमारा कैसा है? सिंगुलर है। ही तो सिंगुलर है ना, ही तो अकेला है। बहुत सारे होते तो ही का प्लूरल क्या होता है? दे होता है। प्रोनाउन में जाके समझेंगे। वर्ब कैसी लिखी हुई है? ओरिजिनल फॉर्म में लिखी हुई है, प्लूरल है। एस को एस चाहिए या एस को पी चाहिए? एस के साथ तो एस चाहिए, सिंगुलर के साथ तो सिंगुलर चाहिए, तो ये कॉम्बिनेशन गलत हो गया। एस को एस चाहिए। अब वर्ब को प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए क्या करते हैं हम? एस या ई एस ऐड कर देते हैं, मतलब प्लेज कर देंगे हम, तो ही के साथ प्लेज आएगा और क्रिकेट हो जाएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ई एस लगता है, रूल तो वही है, लेकिन ये रूल आया कहाँ से? इस बात का आप जो 300 बच्चे पढ़ रहे हो, आप सबको ज्ञान हो चुका है। अरे हाँ या ना? इसी को हम बोलते हैं बेटा चीज़ें समझो आई कहाँ से हैं। एक और सेंटेंस देखो, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास अटेंड्स द सेमिनार एवरी संडे। प्रत्येक संडे को इस क्लास के सभी स्टूडेंट्स सेमिनार अटेंड करते हैं। करते हैं क्यों बोल रहा हूँ मैंने, ये क्यों नहीं बोला करते थे? क्योंकि एवरी संडे की हम बात कर रहे हैं और यहाँ लिखा हुआ है अटेंड्स। इस सेंटेंस के सब्जेक्ट को ढूंढते हैं पहले तो, ऑल द स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स, इस क्लास के सारे स्टूडेंट्स, तो ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ। स्टूडेंट एक है या एक से ज़्यादा? आप कहोगे एक से ज़्यादा है, तो सब्जेक्ट कैसा हुआ? प्लूरल। पी को पी चाहिए, पी को एस चाहिए, आप कहोगे पी को पी चाहिए। पी को पी चाहिए, इसमें तो एस लिखा है ना, ये ओरिजिनल फॉर्म तो नहीं है ना? ओरिजिनल फॉर्म के साथ छेड़खानी की गई है, इसका मतलब ये सिंगुलर बना है। ओरिजिनल फॉर्म होता तो प्लूरल होता, इसका ओरिजिनल फॉर्म बनाओ, एस को हटाओ, यहाँ अटेंड लिखो, क्योंकि पी को पी चाहिए। तो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास अटेंड द सेमिनार एवरी संडे। बहुत सिंपल है, सेंटेंस कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कंसेप्ट अगर आपको आता है, बिना किसी रूल के सारी चीज़ें सीखते जाओगे। लीडर ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स वॉन्ट टू मीट यू। इन सभी प्रोजेक्ट का जो लीडर है, तो सब्जेक्ट कौन है? प्रोजेक्ट या लीडर? ये खेल खेलता है एग्जामिनेशन में एग्जामिनर आपके साथ, क्या
वो क्या कह रहा है, प्रोजेक्ट्स यहाँ लिख दिया है। बच्चा देखेगा अच्छा प्रोजेक्ट्स लिखा है, सब्जेक्ट तो प्लूरल है, क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं ना, प्लूरल है, वर्ब प्लूरल चाहिए, वॉन्ट प्लूरल ही है, सेंटेंस सही है, बच्चा सही करेगा और निकल जाएगा। ध्यान से समझो, यहाँ भी एक खेल खेला है आपके साथ उसने। क्या खेल खेला है, लीडर ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स। यहाँ प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है, प्रोजेक्ट चाहते हैं आपसे मिलना या प्रोजेक्ट्स का लीडर आपसे मिलना चाहता है? लगाइए दिमाग, प्रोजेक्ट आपसे मिलना चाह रहे हैं या प्रोजेक्ट का लीडर आपसे मिलना चाहता है? ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, इंग्लिश उल्टी और बेईमान होती है, इस बात को आपको समझ में रखना है। इंग्लिश उल्टी और बेईमान होती है। लीडर ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स का मतलब ये नहीं लीडर का प्रोजेक्ट्स, उल्टी होगी, मतलब इन प्रोजेक्ट्स का लीडर, उल्टा पढ़ना है इंग्लिश को हमें। और बेईमान इसलिए होती है क्योंकि CUT कट होता है, PUT पुट होता है। अगर ये कट है तो ये पट होना चाहिए ना और अगर ये पुट है तो ये कुट होना चाहिए ना। थोड़ी सी बेईमान तो है ये, मानना पड़ेगा आपको भी, मानना तो पड़ेगा। उल्टी इसलिए होती है, अगर ये सीधी होती तो लीडर ऑफ मतलब का दीज प्रोजेक्ट्स, लीडर का ये प्रोजेक्ट ये होता, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, उल्टा होगा। इन प्रोजेक्ट्स का लीडर, उल्टा पढ़ना है आपको। तो इन प्रोजेक्ट्स का लीडर हम आपसे मिलना चाहता है, क्योंकि यू लिखा हुआ है, आपसे मिलना चाहता है। तो लीडर एक है या बहुत सारे? अगर यहाँ लीडर्स होता तो प्लूरल होता, लीडर है तो सिंगुलर है। तो सब्जेक्ट लीडर है, प्रोजेक्ट्स नहीं। इस बात को समझना है, ये बारीकी आपको ध्यान में रखनी है। जैसे जैसे मेरे साथ पढ़ते जाओगे, सारे आपके जितने भी कन्फ्यूज़न है, जितनी भी कमजोरियां इंग्लिश में, सब दूर होती जाएंगी। तो सब्जेक्ट क्या हुआ, लीडर, लीडर एक है तो कैसा हुआ, सिंगुलर। एस को क्या चाहिए, एस चाहिए। तो वॉन्ट ओरिजिनल फॉर्म लिखा है, ये तो पी है, पी को एस बनाने के लिए वॉन्ट्स कर दो, तो यहाँ होगा लीडर ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स वॉन्ट्स टू मीट यू। अभी थोड़ा सा लेवल आगे बढ़ा है, ऐसे सेंटेंस और बड़े कर देंगे, 3-3 4-4 लाइन वाले सेंटेंस आ जाएंगे। कंसेप्ट तो यही लगना है, क्यों? तो डरना नहीं है, डरना नहीं है, करना है। ठीक है, आप नोट कर लेना, मैं पहले भी नोट बना के आ चुका हूँ आपके लिए कि प्राइमरी वर्ब होती हैं, डू, बी और हैव होती हैं। ठीक है, खैर आगे चलते हैं। अब देखो, अब और आपको अगले लेवल पर चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। एक बच्चे ने कहा है सर आपने तो ऑपरेशन ही कर डाला है इनका इनका ऑपरेशन करेंगे तभी तो इनका इलाज होगा, नहीं इनका इलाज कैसे होगा नहीं तो। समझ में आ रहा है? ओके, सभी को समझ में आ रहा है ना? ओके गाइस, थैंक यू फॉर योर लव। सेंटेंस लिखा है बच्चे, ही डू नॉट प्लेज क्रिकेट। अभी हमने एक सेंटेंस पढ़ा था पीछे, वो सेंटेंस था, कहीं को लिख देते हैं इधर को, ही प्लेज क्रिकेट। एक मिनट, पेन की बैटरी डाउन है या क्या है भाई? ये एक सेंटेंस था, ही प्लेज क्रिकेट, ये डाउन हो गई है बैटरी आई थिंक पेन की। ही प्लेज क्रिकेट, सॉरी फॉर दैट गाइज। ही प्लेज क्रिकेट एक सेंटेंस हमने पढ़ा था, ही के साथ प्लेस क्यों आया ये भी हम सीख कर आए। चीज़ों को रिपीट करने की आदत ठीक नहीं होती है। तो ही डू नॉट प्लेस क्रिकेट मतलब हमने सेंटेंस को नेगेटिव बनाने की कोशिश की है। ये डू क्यों आया? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यही हमने सीखा है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू ही क्यों आया? या कुछ और भी आ सकता था ना, डू का मतलब करना होता है, कुछ और भी आ सकता था। लव ले आते ना, बड़ा अच्छा लगता, ही लव नॉट प्ले क्रिकेट, वाओ। नहीं, अच्छा अच्छा, काम की बातें करते हैं, शुरू नहीं हो जाइएगा। देखो बच्चे, हमने ही को रखा ऐसे ही, हमने प्लेस को भी ऐसे ही रखा, क्रिकेट को भी ऐसे ही रखा। इतनी बातें तो हम सीख के आए। हमारे लिए नया क्या है? ये डू नॉट। हम क्या कर रहे हैं, हम सेंटेंस को नेगेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्रिकेट नहीं खेलता है। तो नेगेटिव बनाना है तो हमें नोट लिखना होगा, हमने यहाँ नोट लिख दिया। अब हमें डू क्यों लिखना पड़ा? अगर हम यहाँ से डू को हटा लें, सेंटेंस होगा ही नॉट प्लेस क्रिकेट। अच्छे से साउंड नहीं कर रहा है, और लैंग्वेज साउंड अच्छे से करनी चाहिए तभी वो लैंग्वेज है, क्योंकि लैंग्वेज तो बनती साउंड से है, और वो साउंड ही अच्छे से ना करेगी तो वो लैंग्वेज किस काम की है? बात समझ रहे हो?
तो अब हमें कुछ ऐसा चाहिए नोट से पहले जो साउंड अच्छा करे और वहाँ लिखा भी हो जो एक्शन है। एक्शन तो हमारा अभी भी खेलना ही है ना, अभी तो एक्शन प्ले है ना, खेलना। उसके मीनिंग पर किसी तरह का इफेक्ट ना डाले। आपको कुछ याद आया होगा तो फिर तो हमें सर उधार मांगना पड़ेगा। किससे? प्राइमरी वर्ब से। चलिए चलते हैं प्राइमरी वर्ब के पास। ही के साथ हैव तो लिख नहीं सकते हम। ही के साथ हैव तो हम लिख नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि हैव का यूज तो हम परफेक्ट के लिए कर चुके हैं ना। और हम बी भी उससे उधार ले चुके हैं पहले ही। तो बी हमारे पास उसका, हैव हमारे पास उसका, तो बचा क्या उसके पास? डू। तो उसे भी चलो मांग लेते हैं। प्राइमरी वर्ब के पास हम गए, हमने कहा हमें डू भी दे दो। अब वहाँ से खतरनाक रिप्लाई भी मिल सकता है कि सभी तुम ले जाओगे तो हमारे पास क्या बचेगा? मनाना तो पड़ेगा। चलो डू ले लेते हैं, हमने डू लिया। क्योंकि प्राइमरी वर्ब तो वो होती है जो किसी दूसरे वर्ब के साथ भी मिलकर उसके मीनिंग पर किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं डालती है। हम डू ले आए, हमने यहाँ डू को रख दिया। ठीक है। अब सेंटेंस ये बना, ही डू नॉट प्लेज क्रिकेट। अब इस सेंटेंस को हम ठीक करते हैं। थीम तो हमारी तैयार हो गई है, डू हम लेकर आ गए हैं। अब इस सेंटेंस को ठीक करते हैं। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? ही के बाद डू भी तो एक वर्ब है ना, प्राइमरी वर्ब है। तो अभी हम प्राइमरी वर्ब को ठीक करते हैं। सब्जेक्ट कैसा है हमारे पास? सिंगुलर है, एस है। और एस को क्या चाहिए? एस। डू तो ओरिजिनल फॉर्म में लिखा हुआ वर्ब है, और वर्ब जब ओरिजिनल फॉर्म में लिखा होता है वो प्लूरल होता है। सिंगुलर बनाने के लिए उसे एस या ई एस ऐड कर देते हैं। डू लिखा है, जो वर्ड ओ से एंड होते हैं बच्चे उसमें ई एस ऐड करते हैं हम। जैसे मैंगो है, मैंगोज करते हैं, डू है, डू डज करते हैं, गो है, गोज करते हैं। ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने प्लूरल को यहाँ से हटाया, डू को हमने हटाया और यहाँ लिख दिया डज। ही के साथ हमने क्या लिख दिया? डज। ये हमारा कंसेप्ट अप्लाई हुआ एस एस वाला, एस एस पी पी वाला। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर हो गई। उसके बाद हमने नोट लगा, ही डज नॉट प्लेज क्रिकेट, क्योंकि प्लेज लिखा हुआ है। अब एक बात बताओ, कंसेप्ट एस एस वाला जो है, एस एस वाला जो कंसेप्ट है, एस के साथ एस आएगा, वो तो अप्लाई हो गया ना। सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का जो कनेक्शन था वहाँ हम अपना कंसेप्ट अप्लाई कर चुके हैं। तो क्या एक कंसेप्ट दोबारा फिर से अप्लाई करने की ज़रूरत है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। भाई जब हम अप्लाई कर चुके हैं तो दोबारा थोड़ी ना करेंगे। और जब दोबारा नहीं करेंगे तो फिर यहाँ से प्लेज नहीं लिखकर हम लिखेंगे इसका ओरिजिनल फॉर्म प्ले क्रिकेट। क्योंकि यहाँ जो वर्ब है, जो हमें सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन चाहिए, वो तो ये प्राइमरी वर्ब निभा रहा है। और जब वो निभा रहा है तो उसी के ऊपर ये कंसेप्ट भी अप्लाई होगा। भाई किसी से उधार मांग के लाए हो, उसकी सजावट तो कर दो कम से कम। सजावट भी आप अपने वाले प्ले की करोगे? नहीं नहीं, जिससे उधार लेके आए उसी की सजावट आपको करनी होगी। बात क्लियर है ना? एक सेंटेंस लिखा है आगे, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। दे हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है और कैसा है? प्लूरल। तो इसे वर्ब भी कैसी चाहिए? प्लूरल। ओरिजिनल फॉर्म में डू लिखा है तो प्लूरल है, अपनी जगह ठीक हो गया है। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है। हम इसे सजावट नहीं देंगे क्योंकि हमने इसे अपना प्लूरल बहुत सारे आदमी दे दिए हैं कि भाई इनसे बातचीत करते रहोगा। एक और सेंटेंस लिखा है, सी डज नॉट ईट्स मैंगोज। सब्जेक्ट हमारे पास कैसा है बच्चे? सिंगुलर है। तो वर्ब भी कैसी चाहिए होगी? सिंगुलर। तो यहाँ डज तो ठीक लिखा है। उसके बाद जब हम एस एस कंप्लीट कर चुके हैं, अप्लाई हो चुका है कंसेप्ट, अब यहाँ दोबारा हम एस एस वाला कंसेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ हमें ओरिजिनल फॉर्म चाहिए, यहाँ ईट आएगा। सी डज नॉट ईट मैंगोज। जो एमटीएस जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि डज जब लिख दिया है हमने, तो डज के बाद अब हम एस एस वाला कंसेप्ट अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि डज हमने एस एस के लिए ही लिखा है उस सेंटेंस के अंदर। बात समझ में आई आपको? एक और सेंटेंस है जैसे, छाया एंड हर सिस्टर। अब छाया भी है और उसकी सिस्टर भी है। एक ये और एक ये, कितने लोग हो गए? एक से ज़्यादा, दो। दो का मतलब क्या हुआ? प्लूरल। तो सब्जेक्ट कैसा हो गया हमारा? प्लूरल। दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, कंजंक्शन से, और कंजंक्शन दोनों को आपस में जंक्ट करता है, जोड़ता है। तो दो लोग हैं तो ये प्लूरल हुआ। तो हमें प्लूरल ही चाहिए, डू लिखा जाएगा। डू नॉट ईट मैंगोज। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस अपनी जगह ठीक लिखा हुआ है। ठीक है। अब हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की, क्योंकि टेंस की टेबल जब हमने पढ़ी थी, पास्ट इंडेफिनिट पे भी मैंने स्टार बनाकर आपको ये कहा था आगे चलकर बात करेंगे। करते हैं इसकी भी बात।
पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है कोई पास्ट का डेफिनिट टाइम। पास्ट का डेफिनिट टाइम मतलब जैसे आपसे कहा जाए 1992, 1980, 1947, कोई भी, तो ये पास्ट का एक डेफिनिट टाइम है ना। आपसे कहा जाए लास्ट ईयर, लास्ट ईयर एक डेफिनेट टाइम है ना पास्ट का। पिछले साल, पिछले साल अब ये नहीं कह सकते आप कि 2013 की हम बात कर रहे हैं। आज हम अगर जनवरी 21 में बैठे हैं, 2021 में बैठे हैं, तो हम लास्ट ईयर का मतलब ये कहेंगे ना कि 2020 की हम बात कर रहे हैं, 2020 की बात कर रहे हैं, 2019 की तो नहीं कहेंगे ना। तो ये पास्ट का एक डेफिनेट टाइम है जहाँ एक कंफर्म होता है कि हाँ हमें पता है ये उस टाइम की बात हम कर रहे हैं, वहीं हम यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनिट का। इस बात पे मैं जोर आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जब हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे तो इसका जिक्र होगा। तो पास्ट के डेफिनेट की जब हम बात करते हैं, पास्ट डेफिनेट टाइम, तो हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट को बनाने के लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, तो हम वेंट का यूज़ करेंगे पास्ट इंडेफिनिट बनाने के लिए, ना कि गो का और ना ही गोन का। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? जैसे डू है, डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है बच्चे? डिड, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? डन। तो हम पास्ट इंडेफिनिट बनाने के लिए ना डन का यूज़ करेंगे ना डू का, किसका यूज़ करेंगे? सेकंड फॉर्म डिड का। अब सेंटेंस हमारे पास लिखा हुआ है ही प्लेड क्रिकेट, तो प्ले की सेकंड फॉर्म होती है प्लेड, तो ही के साथ हमने सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई। तो अगर ये सेंटेंस कहीं लिखा हो और हमें पता करना हो ये कौन सा टेंस है, तो हम कहेंगे ये पास्ट टेंस है। और पास्ट का कौन सा पार्ट है? इंडेफिनिट, क्योंकि हम वर्ब की सेकंड फॉर्म से सेंटेंस को बनाया जाता है। दे प्लेड क्रिकेट, सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। इसका नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? हम डू को लेके आए थे इंडेफिनिट प्रेजेंट का बनाने के लिए, तो हम उसी डू से काम चलाएंगे क्योंकि प्राइमरी वर्ब के पास और कुछ नहीं बचा है। हम तीनों ले आए उससे, वो कंगाल हो चुका है, तो सब हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे? उस डू को ही हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो डू की कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे? सेकंड फॉर्म। क्यों? क्योंकि हमें पास्ट इंडेफिनिट बनाना है। तो सब्जेक्ट के साथ हमने डू, डू मतलब डिड लगा दिया, डू की सेकंड फॉर्म, नोट लिख दिया। अब हम प्लेड नहीं लिखेंगे क्योंकि हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब की जो सेकंड फॉर्म का कंसेप्ट है वो तो हम डिड के साथ अप्लाई कर चुके हैं, तो अब हम यहाँ नहीं करेंगे। तो यहाँ क्या आएगा बच्चे? यहाँ ओनली प्ले आएगा। ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट। तो यहाँ से एक नया रूल तैयार जो आपने पढ़ा हो जाता है कि डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। क्यों होता है ये बातें आप समझते चल रहे हो। दे के साथ डिड नॉट लिख दिया हमने, डिड लिखेंगे हम क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट बनाना है। फिर से हम प्लेड नहीं लगाएंगे, प्ले लगाएंगे क्योंकि हम सेकंड फॉर्म यहाँ लिख चुके हैं। उम्मीद करता हूँ बातें आपको क्लियर हो रही होंगी, चीज़ें आसानी से समझ में आ रही होंगी। टाइम थोड़ा सा लग सकता है लेकिन मज़ा तभी आता है जब हम चीज़ें कंसेप्चुअल समझते हैं, सेंस के हिसाब से समझते हैं। हमने मान लो 60 घंटे में इंग्लिश पढ़ी, 30 नंबर की इंग्लिश हमारे बैंकिंग एग्जामिनेशन में आई, 50 की हमारे एसएससी में आई, 30 में से नंबर नहीं आए हमें 10 भी, फ़ायदा क्या है उसका 60 घंटों का। हमने 80 घंटों में पढ़ी, नंबर हमारे अच्छे आए, उसका फ़ायदा है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको बातें समझ में आई होंगी और यहीं पे आज की क्लास को हम रोक देते हैं। कल की क्लास में हम इसके आगे चलेंगे। मतलब हमने इंडेफिनिट की बात की है, फ्यूचर इंडेफिनिट में तो हमें कुछ समझना नहीं है, वहाँ तो विल और शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। कॉन्टिन्यूअस भी आसान है बहुत ही, क्योंकि वहाँ इज एम आर के साथ आईएनजी, वॉज वर्ब के साथ आईएनजी, विल और शैल के साथ बी प्लस आईएनजी। उसका नेगेटिव पार्ट हमें परेशान करता है कि विल बी नॉट आईएनजी होगा या विल नॉट बी प्लस आईएनजी होगा। ये थोड़ा सा परेशान करता है, तो इसका भी हम डिस्कशन कर लेंगे कल। उसके बाद हम परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। फिर हम टेंस के उन एस्पेक्ट्स पे पहुंचेंगे जिनका यूज़ होता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तो बेसिक चीज़ें हैं, ये टेंस नहीं है बच्चे, ये टेंस की बेसिक चीज़ें हैं। ये ऐसे समझो जैसे घर बनाते हुए नींव पहले बनानी पड़ती है ना, जब फाउंडेशन तैयार किया जाता है, ये वही है। ये नींव बन रही है आपकी। अभी जब फर्स्ट फ्लोर तैयार होगा टेंस का, तब आपको